Okay, guys. So we'll start with the Evidence Act. It would be a 1 hour only. इसमें हम एक ही घंटे में कवर करेंगे एविडेंस जितना मैक्सिमम कर पाएंगे। बहुत सारी चीजों में तो डिटेल में हम नहीं कवर कर पाएंगे, और अगर डिटेल में जाना है तो ऑलरेडी इस पे 25 लेक्चर बने हुए हैं। 2 घंटे का एक लेक्चर होता है। दैट मीन्स प्रॉब्ली इट वुड बी 50 लेक्चर, 50 आवर्स वीडियोस ऑफ एविडेंस एक्ट। यू कैन गो थ्रू विद इट, बट we'll just talk about the एक ओवरव्यू लेंगे एविडेंस एक्ट का, जिसमें 167 कवर हो जाएंगे सेक्शंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट जैसे आपको पता ही लग रहा है नाम से, इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट यानी एविडेंस की बात करता है। इसकी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है सेक्शन 3, उसमें कई सारे डेफिनेशन है। वहां पे एविडेंस की भी डेफिनेशन दे रखी है। ओके, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो इंडियन एविडेंस एक्ट आप ईयर याद रख लीजिएगा, 1872 का है। इट कंसिस्ट ऑफ 167 सेक्शंस हैं। सारे सेक्शन तो नहीं पढ़ने होते हैं, हार्डली इसमें ज्यादा हम एलिमिनेट कर नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा एक्ट है, लेकिन सारे ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है तो ज्यादा एलिमिनेट नहीं होंगे। एंड इसमें अगर हम चैप्टर्स में डिवाइड करें, बेसिकली इट इज इन द 3 पार्ट्स, और इसमें चैप्टर जो है वो 11 चैप्टर्स हैं। अब 11 चैप्टर जो बीच बीच में आएंगे था, लेट यू नो फॉर द सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जो है पार्ट 1 के अंदर रिलेवेंसी में 2 ही चैप्टर्स हैं, जिसमें हम कवर कर लेंगे चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में हम कवर करेंगे सेक्शन 1 to 55, ठीक है। एंड देन चैप्टर नंबर 2, इसमें हम कवर करेंगे 56 से लेकर 100 तक। देन विल कवरिंग 100 to 167। ओके, यहाँ पे सॉरी चैप्टर नहीं है, पार्ट लिखा जाएगा, पार्ट 2, एंड दिस इज पार्ट 3। ये क्वेश्चन तो अब आते नहीं है, ठीक है, कि कौन कौन से, लेकिन हाँ फिर भी पूछे जा सकते हैं कि भाई पार्ट 1 में कितने चैप्टर्स हैं, पार्ट 1 में क्या डील किया गया है। पार्ट 1 का जो टाइटल है दैट इज रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट। इसमें प्रिलिमिनरी चैप्टर कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शॉर्ट टाइटल में आपको एक चीज जाननी होगी, इसमें इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट जानना होगा। डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है? 1 सितंबर 1872। 1872, और यही कॉन्ट्रैक्ट की भी है, ईयर भी यही है, ठीक है। ओके, एंड जस्ट वेट फॉर मोमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसके कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, वो जरूर ध्यान रखिएगा। एविडेंस एक्ट सेक्शन 1, इसका आप याद रखना। इसमें एक तो ईयर भी याद कर लेंगे, 1872। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वैसे पहले आते थे, अब ये कम आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, इवन दो यू शुड नो इट। इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट एंड डेट ऑफ इनेक्टमेंट भी याद रखिएगा, 15 मार्च 1872। Now it will extend to the throughout the territory of India, even including the Jammu and Kashmir. और ये अप्लाई किस पे होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये अप्लाई किस किस पे होता है ये आपको पता होना चाहिए। इट विल अप्लाई टू दी, अब तो होल ऑफ इंडिया ही है, होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बट ये किस पे अप्लाई नहीं होगा, नॉट अप्लाई, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबों को पता है, हर कोई अंदाजा भी लगा लेगा, इंडिया पे तो अप्लाई होगा ही, लेकिन किस किस पे अप्लाई नहीं होगा। तो इट विल नॉट अप्लाई टू व्हाट, ये वैसे एक बार बताओ, क्या अप्लाई ये जुडिशियल प्रोसीडिंग पे होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये कोर्ट मार्शल पे अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। बट किस पे नहीं होगा? कुछ ऐसी चीजें, एफिडेविट्स और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, एफिडेविट्स एंड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन क्या ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे अप्लाई होगा? हाँ जी, नो। तो इसमें एक चीज लिखा है यहाँ पर, अगर आपके पास बेरेट ओपन करेंगे, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, अदर देन द कोर्ट मार्शल कन्वेंट अंडर, कोर्ट मार्शल उन पे अप्लाई नहीं होगा जो कि कन्वेंट किया गया है इन दी आर्मी एक्ट, ठीक है, आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एंड, ठीक है, नेवी डिसिप्लिन, ठीक है, इन पे नहीं अप्लाई होगा जो इनके द्वारा बनाया गया है, ठीक है भाई, इतना याद रखिएगा। वैसे क्वेश्चन यहाँ से एफिडेविट और आर्बिट्रेटर के लिए तो कई बार आया हुआ है। अगर वर्ड कन्वेंट आ जाए, other than the court martial convent under, court martial convent under army act, navy act and discipline act, तो उसमें अप्लाई नहीं होगा। चलिए गाइस, काफी है,
रूल और ये सेक्शन नंबर 2 इट्स ऑलरेडी बीन रिपील्ड। इसका ईयर याद रख लिएगा, ईयर 1938। रिसेंटली जो एक एग्जाम हुआ था जूनियर लॉ ऑफिसर का, JLO, राजस्थान में होता है, वहां पूछा गया था बस, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं ये भाई, ईयर याद रख लिएगा। 3 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, सारी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। कोर्ट क्या है, कोर्ट के अंदर यहाँ से भी आपका MCQ बनता है। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। यहाँ पे भी एक वर्ड याद रखना, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, ठीक है। हु इज ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। फैक्ट क्या होते हैं, ये भी बार बार MCQ पूछा जाता है, बार बार आता है क्वेश्चन। फैक्ट क्या है, देखो इसमें एक चीज याद रखना, आपको वैसी कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। एक तो फिजिकल फैक्ट होता है, एक तो फिजिकल होता है, एक होता है साइकोलॉजिकल। साइको चलो साइको लिख रहा हूँ, स्पेलिंग नहीं आते मुझे पूरे। तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल। तो फिजिकल क्या होगा, जो आप देख रहे हैं, आपकी जो सेंसेस हैं, ठीक है, जो सेंसेस है जहां काम कर रही है। और एक जैसे इसका अगर डेफिनेशन आप देखेंगे, थिंग, स्टेट ऑफ अ थिंग, कौन सी चीज किस परिस्थिति में थी। रिलेशन ऑफ अ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। सेंसेस जैसे अपनी हमारी जो सेंसेस है, हमारी आंखें हो गई, देखती हैं, और कान हो गए, ठीक है, सुनाई दिया मैंने उसको वो चीज सुनी, या मैंने रियलाइज किया स्मेल को। तो ये सारी चीजें फैक्ट्स में आएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो कंसिस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट, उस इंसान के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, दैट वाज अ मेंटल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, मेंटल कंडीशन ऑफ दैट पर्सन दैट टाइम, ठीक है। ओके, बहुत रहेगा इतना, ये याद रखिएगा। डेफिनेशन देख लीजिएगा। रिलेवेंट, रिलेवेंट की डेफिनेशन है, वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर, एक फैक्ट दूसरे से तब संबंधित है व्हेन द वन इज कनेक्टेड, वर्ड पे फोकस करना, कनेक्टेड पे, connected with other in any way referred to in the provisions of this act relating to the relevancy of the fact। तो अल्टीमेटली जो रिलेवेंट वर्ड है ना, हमें रिलेवेंसी की तरफ ही लैंड कराएगा, ठीक है। रिलेवेंसी, तो रिलेवेंसी एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से किस तरीके से संबंधित है, ठीक है। देखो, और रिलेवेंसी हम पढ़ेंगे तो और भी इजीली समझ में आ जाएगा। कनेक्शन होना चाहिए किसी फैक्ट का दूसरे फैक्ट से। One fact is said to be relevant to another when one is connected with another in any way referred to in the provisions of this act। यानी इस एक्ट के अंदर जो provisions हैं relating to relevancy of fact, तो it will be ultimately lending it to you the relevancy। relevancy हम कवर करेंगे 6 to 55। मैंने 5 यहाँ नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, तो 5 तक बेसिक्स की बात करता है। वो भी बात करता है कि आप एविडेंस दीजिए, किस बात का एविडेंस दीजिएगा, रिलेवेंसी, रिलेवेंट के और फैक्ट इन इशू के। फैक्ट इन इशू क्या है, मुद्दा, दो पार्टीज कह रही है, एक पार्टी कह रही है प्लॉट मेरा है, बी कह रहा है प्लॉट मेरा है, तो दैट इज द मेन कंट्रोवर्सी इन द दिस सूट। अगर सिविल की बात करें तो फैक्ट इन इशू, सिविल में फैक्ट इन इशू फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होते हैं, और ऐसे जो मेन मुद्दा है क्रिमिनल लॉ में चार्जेस बनते हैं। लेकिन हमें इसको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए। The expression fact in issue means and include any fact from which either by itself, जो अपने आप में एक मुद्दा बना है, or in connection with the other facts, itself or in connection, itself or in connection, ठीक है, with other fact, any, I mean any other fact, the existence, ये सारे keywords याद रख लिएगा। इसके keywords पूछे जा सकते हैं आपसे, existence, non existence, nature, extent of any right or any liability or disability, ठीक है। अब ये डिटेल में तो मैं इसको नहीं कवर कर पाऊंगा। asserted और denied, asserted और denied, asserted और denied, यानी कोई इंसान कह रहा है ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो कह रहा है नहीं ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। इन अ सूट और दी प्रोसीडिंग, वर्ड यूज हुआ सूट और प्रोसीडिंग, ठीक है। तो सिविल केसेस भी हैं, क्रिमिनल केसेस भी हैं, नेसेसरी फॉलोज। एक्सप्लेनेशन एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी, वही बात है, कवर किया गया है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट्स, लायबिलिटी एंड डिसेबिलिटी, एजर्टेड और डिनाइड, एजर्टेड और डिनाइड। एक इंसान कहता है मेरा है, वो दूसरा कह रहा है नहीं, किस बात को लेकर, उसके राइट्स को, लायबिलिटी को, डिसेबिलिटी को लेकर। इन द मैटर्स ऑफ द एग्जिस्टेंस, वो चीज अस्तित्व में है या नहीं है। नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और उसकी आई मीन एक्सटेंट को लेकर, बहुत रहेगा इतना। नाउ डॉक्यूमेंट क्या होता है, व्हाट इज डॉक्यूमेंट।
डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन को तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना ही चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या होगा, इसमें आप लेटर फिगर मार्क LFM, ठीक है, लेटर फिगर मार्क, ये वर्ड्स याद रखिएगा। और इसमें जो इसके अंदर की इलस्ट्रेशन है उसको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा आपको। राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट प्रिंटेड, चाहे किसी भी चीज पे, कोई लिथोग्राफ हो, फोटोग्राफ हो, प्रिंटेड हो, कैरिकेचर हो, मैप हो, प्लान हो, इंस्क्रिप्शन ऑन दी एनी मेटल और प्लेट, जरूरी नहीं है कि भाई एक पेपर पे लिखा हो, किसी पेड़ पे भी किसी का नाम लिखा है वो भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। हम लिखते हैं ना लोग, आई लव सिमरन, ऐसे कुछ भी लिख देते हैं तो वो भी एक कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट है। आपके घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई है वो भी एक डॉक्यूमेंट है, इंस्क्रिप्टेड है वो भी डॉक्यूमेंट है, कैरिकेचर डॉक्यूमेंट है, बहुत रहेगा। एविडेंस, एविडेंस क्या होता है ये अब हम आगे मेन डेफिनेशन पे एविडेंस की। एविडेंस इंक्लूड लिखा है, डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, एविडेंस इंक्लूड लिखा है, डिफाइन नहीं किया गया। व्हाट इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स ऑल द फैक्ट्स, ऑल दी, आई मीन एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स, ठीक है, सारी स्टेटमेंट्स को कवर करेगा। स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स, कोर्ट ने जो अलाउ करती है, कोर्ट परमिट करती है, और रिक्वायर टू बी मेड बिफोर इट बाय द विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ द फैक्ट अंडर इंक्वायरी, यानी सारी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट कैसे दोगे आप, स्टेटमेंट ओरली भी दे सकते हैं आप, या उस चीज के लिए कोई स्टेटमेंट है तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट भी ला सकते हैं। कोई बात है आपके और उसके बीच में जो हुई है उसके लिए आप डॉक्यूमेंट भी ला सकते हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए एविडेंस मोटे तौर पर या तो ओरल होगा या डॉक्यूमेंट्री होगा, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में बाद में हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी डाला है कि उसको भी हम डॉक्यूमेंट मानते हैं। आपने मेल भेजी है तो दैट विल नॉट अ ओरल एविडेंस, बट वो अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्यूमेंट है। ओके, इतना ही रहेगा इसमें। ओके, प्रूव्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछा जाता है यहाँ से। प्रूव्ड, ये तीनों पूछे जाते हैं, एमसीक्यू के आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। प्रूव्ड क्या होता है, प्रूव्ड जो चीज सिद्ध कर दी गई है, जो चीज सिद्ध कर दी गई है तो कोर्ट उसको ये बिलीव करती है, जैसे कीवर्ड्स पे फोकस डालेगा, कोर्ट इधर बिलीव इट टू एग्जिस्ट, कोर्ट ये लगता है कि हाँ वो एग्जिस्ट में है, एग्जिस्टेंस में है, और इट कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट प्रूडेंट मैन ought under the circumstance of particular case to act upon the supposition that it exists, यानी एक आम आदमी भी, प्रूडेंट मैन भी मान के चलेगा हाँ ये चीज है, ये अस्तित्व में है, ठीक है। और डिस्प्रूव्ड क्या होगी, डिस्प्रूव जिसको अभी हमने जिसको डिस्प्रूव्ड कर दिया गया, यानी जो कोर्ट ये बिलीव करती है कि डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें एग्जिस्ट करती है, इसमें कोर्ट बिलीव करती है डज नॉट एग्जिस्ट। नॉट प्रूफ, नाइदर प्रूव्ड नाइदर डिस्प्रूव्ड, ठीक है, जिस बात को भी टच ही नहीं किया गया, इट्स नाइदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। स्पीड से चल रहा हूं मैं थोड़ा क्योंकि मेरे को 167 सेक्शन कवर करने हैं, इट्स ऑलरेडी बीन 15-20 मिनट तो हो गए होंगे, तो 1-1.5 घंटे में कवर कर लेंगे। मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी। मे प्रेज्यूम से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मे प्रेज्यूम जो कोर्ट चाहती है, वैसे कोर्ट मान के चल लेगी ये बात सिद्ध हो गई है, लेकिन कोर्ट कह सकती है आइए प्रूफ भी कीजिए। इसके लास्ट वाली लाइन देख लेना, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, तो कोर्ट ये मान के चलती है बात सिद्ध है जब तक उसको डिस्प्रूव नहीं किया जा रहा है, और मे कॉल फॉर द प्रूफ ऑफ इट। तो कई जगह आपने देखा मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम, तो कोर्ट उसको मान के चल लेती है, कोर्ट पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो उसको प्रूव्ड मान ले, नहीं तो पार्टी से कह सकती है कि भाई आप आइए और इसको सिद्ध कीजिए। शैल प्रेज्यूम, कोर्ट उसको तो प्रूव्ड मानेगी ही until unless it is disproved, जब तक उसको डिस्प्रूव ना किया जाए। देखो कई चीजें रिबट भी की जाती है ना, तो रिबट करना करवा सकती है कोर्ट कि चाहिए आप इसको डिस्प्रूव कीजिए। कंक्लूसिव प्रूफ कुछ ही 3 सेक्शंस है, सेक्शन नंबर 41, सेक्शन 112 एंड 113, जिनको कोर्ट ये कहती है कि अगर ये अपने एक बात सिद्ध करते दूसरे से बात को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ होगा। चलिए आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया कुछ डेफिनेशन। अब आगे चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया पर हम आगे हैं, रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट। रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट के 5 to 55, 5 इस बेसिक बात करता है, एविडेंस दिया जा सकता है किस बात का, फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट का। फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट, देखिए एक बात समझिएगा, जब हम सीपीसी पढ़ते हैं तो सीपीसी में भी इस बात का जिक्र होता है
सीपीसी में भी जब हम प्लेंट बनाते हैं, या डब्ल्यूएस बनाते हैं, हम क्या लिखते हैं उसमें? बताइए, मुझे ये बताइए, हम रिलेवेंट फैक्ट लिखते हैं, फैक्ट एंड इशू लिखते हैं? जल्दी कम। Fact and issue. हम सिर्फ फैक्ट एंड इशू की बात करेंगे. व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन? व्हाई आर यू कमिंग बिफोर द कोर्ट? हम बात करते हैं कॉज ऑफ एक्शन ओनली. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेवेंट फैक्ट. अरे रिलेवेंट तो बहुत चीजें होती है, क्या इधर उधर की गाथा तो नहीं गाते ना while making a plaint, और while making, जब आप ऑर्डर नंबर 6 पढ़ते हैं प्लीडिंग्स जनरली, तो उसमें भी ये बात की गई है, यू नॉट नीड टू डू मेंशन लॉट ऑफ थिंग्स. आप सिर्फ एक तो लॉ ना लिखे, यू विल जस्ट ओनली कोट द मटेरियल फैक्ट. ठीक है, तो इसीलिए हमें, जो हम प्लेंट भी ड्राफ्ट करते हैं तो हमने उसमें फालतू की बकवास नहीं लिखनी होती, लेकिन एविडेंस तो दिए जा सकते हैं ना रिलेवेंट फैक्ट के. रिलेवेंट फैक्ट के एविडेंस दिए जाते हैं कि कौन सी बात किससे कनेक्टेड है, तो उस बात के हमें एविडेंस दिए जा सकते हैं. तो रिलेवेंट फैक्ट एविडेंस दिए जाएंगे फैक्ट एंड इशू के, रिलेवेंट फैक्ट के. लेकिन सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमें फैक्ट एंड इशू यानी कॉज ऑफ एक्शन लिखना है. जब भी हम सूट या प्लेंट ड्राफ्ट करेंगे, फाइलिंग ऑफ अ सूट प्लेन से स्टार्ट होता है, तो प्लेन ड्राफ्ट करते हुए कुछ चीजों को ध्यान रखेंगे. Now let's talk about the rule number 6, that is relevancy of the fact forming part of the same transaction. एक ही घटना में घटने वाली चीजें, एक एक्ट हुआ उसके साथ जो घटना में घट रही हैं चीजें, इन द सीरीज ऑफ द एक्ट, उससे संबंधित जो चीजें होंगी. आई मीन कोई इंसान का अगर कोई स्टैब करके गया है, कोई चाकू मार के गया है, जब वो चिल्ला रहा है, क्राई कर रहा है कि मुझे इंद्रजीत ने मार दिया, तो कई लोगों ने सुनी होगी वो बातें, सामने खड़े होंगे, स्टैंड बायर्स होंगे जो बाद में वहां आए होंगे, तो उन लोगों ने जो बातें सुनी है, दैट इज इन द सेम ट्रांजेक्शन. सो दोस पर्सन कैन आल्सो गिव एन एविडेंस, दैट इज कॉल्ड, इसमें आप एक वर्ड यूज करेंगे, रेस जेस्टे. सीधा पूछा जा सकता है कि कहाँ पे संबंधित है. ठीक है, वैसे हेयर से एविडेंस जो है, ये तो कानून सुनी बातें होती है ना, जैसे हेयर से एविडेंस. एक हमने बात ये भी करी है कि एविडेंस जो दिया जाना चाहिए, एविडेंस जब भी हम देंगे तो उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, बेस्ट एविडेंस रूल. ठीक है, बेस्ट एविडेंस रूल, यानी ये हम 91 और 92 में पढ़ते हैं वैसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 92 में पढ़ते हैं. आधार तो यही है ना, एविडेंस किस बात पे दोगे? एविडेंस में आपको देखना है, एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट होना चाहिए. जब भी आप एविडेंस देंगे डायरेक्ट होना चाहिए. हेयर से एविडेंस को नहीं देते हैं, हेयर से एविडेंस को नहीं माना जाता है, लेकिन रेस जेस्टे उसका एक तरीके का एक्सेप्शन है. ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शन है, डाइन डिक्लेरेशन भी हेयर से का एक्सेप्शन हो गया. कानून सुनी बात नहीं चलेगी, लेकिन ओके, मरता हुआ आदमी जब बोल के जाता है तो वो हेयर से एविडेंस के फॉर्म में यूज किया जा सकता है. ठीक है, ऐसे कई सारे एक्सेप्शन से आगे हम देखेंगे. ओके, हेयर से क्या, सॉरी, रेस से नहीं, हेयर से क्या क्या एक्सेप्शन है. कानून सुनी बात चलती नहीं है, लेकिन चलती है, बहुत जगह चलती है. ओके, 33, 34 भी सेक्शन इसका हेयर से क्या एक्सेप्शन है. ओके, आगे चलते हैं. नाउ फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट. कई चीजें होती हैं, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ माइंड, ओकेजन. ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटी, ये कीवर्ड्स याद रखिएगा. 7 में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ माइंड है या थिंग है, ये बताइए मुझे. स्टेट ऑफ थिंग है. ठीक है, कौन सी चीज स्थिति में थी, और यहाँ पर आएगा अपॉर्चुनिटी. अब ये मेरे को पढ़ाने की जरूरत लगती नहीं, अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है, कि उस वक्त कोई इंसान की, उसके पास ओकेजन था नहीं था सामने वाले का मर्डर करने का, कॉज था, कारण था, इफेक्ट, जब कोई चीज होती है तो उसके कई सारे परिणाम निकलते हैं, दैट मीन्स प्रभाव पड़ते हैं. कोई इंसान अगर किसी को घर पे मारने गया होगा तो उसके शूज के प्रिंट, बहुत सारी चीजें छूट जाती है, तो वो रिलेवेंट होती है. स्टेट ऑफ अ थिंग, कि उस इंसान की क्या परिस्थिति थी. एंड दिस अपॉर्चुनिटी, जब उसने सामने वाले का मर्डर किया तो वो अपनी नौकरी पे तो था, लेकिन 15 मिनट के लिए वो अपनी नौकरी से कहीं गया था. नाउ मोटिव प्रिपरेशन एंड द प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये कीवर्ड्स याद रखेंगे, ये भी रिलेवेंट होता है. मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट. 9th पे आते हैं फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन एंड इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट. अब इसमें आप मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि सेक्शन 9 आया तो हमें सीधा क्या है इसमें बताइए, टीआईपी आ गया. वो ऐसा नहीं है, टीआईपी सिर्फ एक उसका थर्ड क्लॉज है. ठीक है, टीआईपी इज ओनली अ थर्ड क्लॉज ऑफ द सेक्शन 9. उसके अंदर की बातों को भी आप ध्यान रखना, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टीआईपी तो भूलना ही मत. ठीक है,
फैक्ट नेसेसरी, अदरवाइज कई ऐसी चीजें होती हैं जो कई चीजों को एक्सप्लेन करती है, इंट्रोड्यूस करती है, पूरी बात जब बतानी पड़ती है तो वो रिलेवेंट हो जाती है। और इसमें सिर्फ आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन ही कंप्लीट नहीं होता है, इसमें आइडेंटिटी ऑफ अ थिंग्स भी इंक्लूड होता है। 5 चीजें हैं इसमें, 5 चीजें एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। एक्सप्लेन एंड इंट्रोड्यूस, सपोर्ट एंड रिबर्ट, एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी, रिलेशन ऑफ द पार्टी और थिंग्स, किस तरीके से वो चीजें हैं, ठीक है। टीआईपी का थर्ड पॉइंट रहेगा। चलो 10th में आते हैं, थिंग्स सेड और डन, कुछ चीज जो की गई है और जो किया गया है बाय कॉन्स्पिरेटर इन द रेफरेंस टू द कॉमन डिजाइन। इसको आप रिलेट करेंगे सेक्शन 34 के साथ आईपीसी के। तो जो लोग उन्होंने किया वाइल, जब वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, ड्यूरिंग दी, आई मीन जब कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, बाद में नहीं, कॉन्स्पिरेसी एग्जीक्यूट होने के बाद नहीं, भी उस दौरान जो उन्होंने बातें करी वो इंपॉर्टेंट रहेगी। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ एजेंसी, ठीक है। थर्न डन और रिटर्न, थर्न आई मीन थिंग्स डन और रिटर्न, रिटर्न भी आएगा इसमें, ठीक है। कोई लेटर लिखे गए, वो सारे इंपॉर्टेंट है, ओके। लेटर लिखे गए, कोई केस वैसे है इस पे या नहीं है? हाँ जी, सर कश्मीरा सिंह केस। सर मिर्जा हाँ वो अकबर भी 30 तो पे है, आ गया, मिर्जा अकबर 30 पे वो आएगा, लेटर। 30 पे। कौन सा बोल रहे हैं आप हर्षना? तो मिर्जा अकबर वाला लेटर वाला है ना हाँ वो जी, वाइफ। मिर्जा अकबर आएगा, ठीक है, मिर्जा अकबर, ठीक है। मिर्जा अकबर, मैं इसलिए आपको केस याद रखना, मिर्जा अकबर लेटेस्ट केस रहेगा। लेटेस्ट मतलब इससे लीडिंग केस है, क्योंकि लेटर एक्सचेंज हुए थे कि भाई उसने अपना वाइफ के बीच में और किसी एक्स पर्सन के बीच में जो लेटर एक्सचेंज हुए थे, देयर वाज अ लव अफेयर। तो लेटर व्हिच वाज रिटन इट शोइंग द कॉन्स्पिरेसी बिटवीन दिस टू टू किल हस्बैंड। याद आ गया? हाँ जी, अरे याद आया नहीं आया मिर्जा अकबर? जी यस सर। सर, आगे। चलो, व्हेन द फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। फैक्ट, अब ऑफ कोर्स ही बात है, इसमें 2 चीजें याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आप आधा पढ़ते हैं इसको। इसमें 2 चीजें याद रखेगा, तो इनकंसिस्टेंसी भी याद रखेगा, और इसमें जो बी है ना, इफ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट दे मेक एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, इसके वर्ड्स याद रखेगा। फैक्ट एंड इशू रिलेवेंट, हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। जब क्राइम हुआ तो वो लाहौर में था, तो कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन 2 घंटे की फ्लाइट में आप पहुंच जाते, 2 घंटे क्या, आप तो पाकिस्तान 1 घंटे की फ्लाइट में ही पहुंच जाएंगे, जम्मू पहुंच जाते हैं आधे घंटे में। तो इट इज हाईली इम्प्रोबेबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दोनों चीजें याद रखना। पहले इसमें इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट एंड इशू, भाई फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट के साथ वो असंगत है, तो वो भी रिलेवेंट होगा। और 12 देखते हैं। देखो इनकी इलस्ट्रेशन पे एक बार गो थ्रू कर लेना, बट आई एम श्योर आप ये कर जाएंगे। एविडेंस में मुझे नहीं लगता आपके 15 में से 13-14 नंबर आसान, बहुत इजीली आप इसको ग्रैब कर लेंगे। नाउ इन सूट फॉर द डैमेजेस, द फैक्ट टेंडेड टू इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ रिलेवेंट। कुछ ऐसी चीजें होती है, एक इंसान अगर मरता है, वो कंपनसेशन के लिए उसके एलआर अगर शू कर रहे हैं, तो कुछ रिलेवेंट फैक्टर्स होंगे, उनको देख के कोर्ट डिटरमाइन करेगा क्या डैमेजेस दिए जाने चाहिए। उसकी एज, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एज, क्या काम करता है, अर्निंग क्या है। और ऐसे ही राइट्स एंड कस्टम की बात करें, क्या वो कस्टम था या नहीं था, कुछ लोगों की ओपिनियन भी इसमें रिलेवेंट होगी, जो आगे चलकर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ओपिनियन में भी हम कस्टम को पढ़ते हैं ना, ओपिनियन, कई लोगों ने जो प्रथाएं देखी, तो उनकी ओपिनियन मैटर करेगी नहीं करेगी। कहाँ पर है वो? 48 है, 49 है? 48। ये ऊपर नीचे होता ना, गड़बड़ी हो जाती है, होना नहीं चाहिए ऊपर नीचे। ओके 48, ठीक है 48। ओके चलिए आगे चलते हैं। Now facts showing existence of the state of mind, इसमें आपको 7 चीजें याद रखनी है अपार्ट फ्रॉम दिस 3 कीवर्ड। मार्जिनल हेडिंग में तो ये लिखा है स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू रिमेंबर द 7 थिंग्स। इसमें क्या क्या चीजें रिलेवेंट होगी? सबसे पहले बात करें तो नेग्लिजेंस, रैशनेस, गुडविल, इलविल, इंटेंशन, मोटिव नहीं है इसमें। क्या क्या चीजें इसमें? 7 चीजें। एक मिनट, जस्ट गिव मी मोमेंट।
सीक्वेंस है इनका, ठीक है ना। इंटेंशन, नॉलेज और गुड फेथ, इंटेंशन, नॉलेज और गुड फेथ, इंटेंशन, नॉलेज और गुड फेथ। क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे मोटिव है क्या यहाँ पे, मोटिव नहीं होता, ये आया हुआ है क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ। उन्होंने 4 चीजें लिख दी थी लेकिन मोटिव नहीं होता, ना ही कंडक्ट है, कंडक्ट भी नहीं होगा, कंडक्ट तो 8th में आएगा ना, याद रखिएगा। फैक्ट बेरिंग इन अ क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल, सेक्शन याद रखिएगा बस इसका। कोई चीज एक्सीडेंटल है, इंटेंशनल है, रेलेवेंट हो जाएगी, बार बार आग लगा देता है वो इंश्योरेंस करवा के अपनी कंपनी को। एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर्स ऑफ द बिजनेस व्हेन रेलेवेंट, अगर कोई चीज जिस स्थिति में होनी चाहिए थी आपने ड्यू कोर्स में कर दी है तो मान लिया जाएगा वो सही तरीके से सही जगह पहुंच गई होगी। जैसे आपने लेटर डिस्पैच कर दिया है, अगर आप समन का रूल क्या होता है, व्हाट इज द रूल ऑफ द समन, अगर आपने प्रॉपर्ली एड्रेस कर दिया है, अगर आपने प्रॉपर्ली एड्रेस कर दिया है डिफेंडेंट को जब समन जाते हैं, चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू लॉस्ट भी हो जाए तो ये कंसीडर होगा कि समन सर्व्ड हो गए होंगे। हाँ जी, टेल मी फास्ट। यस सर। यही तो है सेक्शन 16। आगे चलते हैं, समझ आ रहा है, स्पीड से चल रहा है। यस सर। 17 एडमिशन, एडमिशन में 3 बातें याद रखिएगा। एडमिशन क्या होता है, इट इज अ एडमिशन की डेफिनेशन तो डिफाइन की है, कन्फेशन की नहीं कही है। तो एडमिशन, वैसे एक बात मैं आपको एक कॉन्सेप्ट में बताता हूँ जल्दी से क्विकली। एक ए है और एक बी है, ये 2 दोस्त हैं, ये कहाँ गई है, कोई ऐसी माउंटेन का कोई भी नाम ले लेते हैं, एक ये मनाली गए, ठीक है, और भी मनाली गए हैं। जब ये मनाली गए हैं तो ये दोनों एक हिल पे गए हैं, मनाली में भी ये वहां सोलांग वैली गए हैं, ठीक है। ये जब सोलांग वैली गए हैं, whatever the spelling would be the valley, VA आएगा वैसे, ए और बी जब वैली गए, वैली में गए हैं तो इन दोनों ने क्या हुआ, अब थोड़ी देर बाद देखा गया कि बी जो है वहां से नीचे गिर गया है, बी उस वैली से नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई है, उसकी डेथ हो गई है, बी की नीचे गिर गया, वो डेथ हो गया। क्वेश्चन ये अराइज होता है, ए क्या कहता है, जब ए से पूछताछ होती है तो ए एक स्टेटमेंट देता है, ए से पूछा जाता है तो ए ने कहा कि ए जो है ना, बी मेरे साथ था, ए कहता है बी वॉज विद मी, बी वॉज विद मी, हम हिल पे गए थे, वो मेरे साथ था। ये जो उसने कहा ए ने कि बी वॉज विद मी, ये क्या है, एडमिशन, एडमिट किया उसने। एडमिशन, ठीक है, दिस इज एडमिशन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ए ने बी को धक्का दिया, ये क्या हो गया, ये क्या फैक्ट इन इशू है या नहीं है। यस सर। यस सर। अब ए के लिए हम ये कह सकते हैं, ए ने ये कह दिया कि हाँ मैंने बी को धक्का दिया था, तो क्या ये कन्फेशन होगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में आ जाएगा ना सर ये। पहले हाँ मैं बता रहा हूँ भाई, ए ने कह दिया कि भाई मैंने बी को धक्का दिया, तो क्या ये कन्फेशन है। हाँ जी बताइए, यस और नो, कमान। यस सर। यस तो सर। ए की इस बात से तो ऑफ कोर्स ही बात है, उसने क्या किया, अपना गिल्ट अपना लिया ना, गिल्ट को क्या कर लिया, गिल्ट को एडमिट कर लिया। कोई भी स्टेटमेंट विच इज सजेस्टिंग एन इन्फरेंस, लैंग्वेज देखना यहीं पे खत्म हो जाएगी, बेरट याद हो जाएगा। ये कहता है एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट होती है ना कोई भी, पहले तो बात होगी ना, एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से क्या निकल के आ रहा है, विच इज सजेस्टिंग, which suggests any inference as to fact in issue। इस बात से ए ने ये कहा कि मैं बी के साथ था, इससे क्या अनुमान लग रहा है, suggesting an inference relating to fact in issue, कुछ तो बात पता लग रही है ना। fact in issue यानी बी की हत्या हो गई और बी जो है ए के साथ था, तो एडमिशन के डेफिनेशन को आप याद कर लेना, which is suggesting any inference as to any fact in issue or relevant fact, वो क्या होता है, एडमिशन हो जाता है। made by any person under the circumstances, परिस्थितियों में, herein after mention, कौन कौन सी परिस्थितियां वो नीचे लिखी है ये सारी, ओके। एंड तो ये डेफिनेशन से कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया होगा। एक बात समझ में आई होगी, स्टेटमेंट का बड़ा गोला, एडमिशन का छोटा गोला, और क्या नाम है, कन्फेशन का सबसे छोटा गोला, यानी जितनी भी स्टेटमेंट है
वो अपने आप में क्या होती है, वो एक आप अगर आपने बात करा होगा, एक ऐसे स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऑल स्टेटमेंट्स आर एडमिशन, और या ऑल कन्फेशन आर एडमिशन, ऐसे करके आपको घुमा के बात पूछी जाएगी। तो सारी स्टेटमेंट एडमिशन हो सकती है, बट सारे कन्फेशन एडमिशन नहीं हो सकते। सॉरी, जितने भी कन्फेशन होंगे उसमें एडमिशन तो होगा ही होगा, ठीक है, जितने भी कन्फेशन होंगे उसमें एडमिशन होगा ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जेनस और स्पीसीज को लेकर, ये आते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो जेनस है, एडमिशन एक स्पीसीज है, और कन्फेशन सब स्पीसीज है, ठीक है, ये याद रखना बस। अब इसको पढ़ लीजिए। 17 हमारा हो गया एडमिशन। एडमिशन कौन कौन कर सकता है? एडमिशन बाय द पार्टी। एडमिशन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद कर सकता हूँ, प्रिंसिपल कर सकता है, उसका एजेंट कर सकता है, शूटर कर सकता है, इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी याद आ रहा है? सीपीसी पे भी पढ़ते हैं ना, ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8। हाँ जी, ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8। रिप्रेजेंटेटिव सूट में नहीं कर सकते क्या? एडमिट वो कर लेगा तो सब पे बाउंडिंग होता ही नहीं होता, बाइंडिंग। पार्टी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, जिसका इंटरेस्ट है वो भी कर सकता है। अ पार्टी फ्रॉम हुज इंटरेस्ट ड्राइव। अब ये इसको कीवर्ड्स याद करिए, अगर आपको थोड़ा डाउट है इनमें तो डेफिनेटली आप फुल लेक्चर्स देख सकते हैं। कीवर्ड्स याद रखिएगा। एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड बाय एज अगेंस्ट द पार्टी सुइंग इट। इसमें हम क्या करते हैं भाई, जिसको ड्यू करना है, इसकी एक इलस्ट्रेशन देख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में कई बार आती है। ठीक है, मैंने अपना एक एजेंट रखा है, एजेंट को मैंने किसी को कहा है कि भाई तू पैसे की वसूली करेगा क्योंकि रेंट ड्यू है, वो कह रहा है कि कोई रेंट ड्यू नहीं है, लेकिन जिससे लेना है वो खुद ही एडमिट कर रहा है, जिससे लेना है वो खुद एडमिट कर रहा है, तो उसका एडमिशन कैन इट बी यूज अगेंस्ट माय एजेंट? आंसर इज यस। समझ में आ गया? 19 का इलस्ट्रेशन आता है। एडमिशन बाय द पर्सन रेफर टू द पार्टी। मैंने कहा भाई ये घोड़ा साउंड है, मैंने कहा भाई एक काम करो उससे पूछ लीजिए, उसने जो कहा मैं उससे बाउंड हो जाऊंगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम और बाय और इन हिज बिहाफ। प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय ऑन देयर बिहाफ। इसकी इलस्ट्रेशन आप देखिएगा। इलस्ट्रेशन में इसको आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जा पा रहा इसका। इसकी इलस्ट्रेशन आप कैप्टनशिप वाले देखना, कैप्टनशिप। इस पे कॉन्सेप्ट आप ये समझ लीजिएगा। देखो एडमिशन जो होता है ना, वो सेल्फ सर्विंग होना चाहिए, सेल्फ हार्मिंग होना चाहिए। पहली बात ये बताइए, एडमिशन सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मिंग? तो सेल्फ सर्विंग होगा। सेल्फ Serving. हार्मिंग होना चाहिए। अरे मेरे को नुकसान पहुंच रहा हो ना, तभी तो एडमिशन की वैल्यू है। ए ने क्या कहा था यहाँ पर, मैं बी के साथ था, उससे ए को फायदा है नुकसान है इस बात को एडमिट करने से? हाँ जी, हार्मिंग होना चाहिए। लेकिन सेल्फ सर्विंग भी चलता है, कब चलता है? जब वो इंसान को ढूंढा नहीं जा सकता। अरे जो कैप्टन में, जो शिप का जो कैप्टन था, शिप ही खो गई, कैप्टन भी मर गया, तो उसकी डायरी रिलेवेंट होगी नहीं होगी? यस सर। हम Yes. सही तरीके से सही जगह जा रहे थे, तो सेल्फ सर्विंग हो गया। ओके, अब आप पढ़ सकते हैं इन चीजों को। इसके कुछ एक्सेप्शन है 21 के, जो 1 2 3 वो सारे एक्सेप्शन है। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इनको डेफिनेटली, इसलिए मैंने आपको सीधा एक इलस्ट्रेशन बता दी है। इलस्ट्रेशन नंबर बी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी डी भी देख लीजिएगा, बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन है डी। डी में कहा है ए एक एक्यूज है ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स। ए पे मुकदमा चला है कि भाई तूने चोरी का सामान खरीदा है। अब क्या ये ए कह सकता है कि भाई मैंने तो चोरी का होता तो ये 10,000 का मोबाइल था तो मैं इसको 8,000 का क्यों खरीदता, मैं नया ले आता, ठीक है। मैंने, इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो मोबाइल है मैंने 8,000 का लिया है, इसका मतलब मुझे ये पता था ये चोरी का नहीं है। ये सेल्फ सर्विंग है, सेल्फ हार्मिंग है? Self serving. ये सेल्फ फेवरिंग है, सेल्फ Serving. सर्विंग है। अरे वो ये कह रहा है ना कि भाई मैंने 10,000 रुपए का मोबाइल तो था, नया 10 का है, मेरे को 2,000 रुपए बच रहे थे तो मैंने सेकेंड हैंड ले ली। तो इससे तो ये पता लग रहा है ना कि उसकी खुद की जो बात है उसको उसको फेवर दे रही है, कहीं ना कहीं निगेट कर रही है कि मेरी नॉलेज को बता रहा है कि मेरी नॉलेज में वो जो मोबाइल था वो चोरी का नहीं था, मैंने इसलिए ले लिया, चोरी का होता तो मैं नहीं खरीदता। तो दैट इज अ सेल्फ सर्विंग, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, रिलेवेंट होगा। ओके, एंड व्हेन ओरल एडमिशन एज पर कंटेंट डॉक्यूमेंट्स आर रिलेवेंट।
कब ओरल एडमिशन दिए जा सकते हैं? पहली बात, इट इज सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ एविडेंस, एविडेंस के रूल्स को देखते हुए हमें इसको करना होता है। When oral admissions as to the content of documents are relevant, बहुत ही सिंपल सी बात है, सेक्शन 65 से संबंधित होगा, जहाँ पे हमने सेकेंडरी एविडेंस देने की बात की गई है, तब हम ओरल एविडेंस एडमिशंस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, ओरल एडमिशन as to the content of the document are not relevant unless and until the party proposing, उसके पास ये अधिकार है कि वो पार्टी के एंटाइटल है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए, तभी वो ओरल एडमिशंस दे सकती है। 22 when oral admission as to content of electronic record, इतना ध्यान रखना है बस, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आप 22 का ये ध्यान रखेंगे। 23 communication made without prejudice, communication made without prejudice, जब हम ऐसी स्थिति में हैं, जब हम कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करने जा रहे हैं, तो उसमें तो उस दौरान में जो कुछ कहूंगा वो मेरी कही भी बात को बाद में यूज नहीं होगा, ठीक है। Now 24 onwards, which is very simple. अब इसके कुछ आप ट्राइंगल्स बना लीजिए, हर किसी की अपनी अपनी ट्रिक है, मेरी इसमें कुछ और ट्रिक है, मैं तो इसके जो ट्राइंगल्स बनाता हूँ, सेक्शन 24 एक मिनट, इसमें हम बात कर रहे हैं कन्फेशन का। कन्फेशन से संबंधित जो है, कन्फेशन कॉज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, या 3 वर्ड लिखे हुए हैं, इनको ये ध्यान रखिएगा, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। ये जब है तो कोई कन्फेशन की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन इसको हटा दिया जाए तो 28 पे आ जाएंगे, जब इनको रिमूव कर दिया गया है तो 28, तो 24 के साथ हम पढ़ लेंगे 28 को, एंड इसी के साथ हम पढ़ लेंगे 29 को भी, कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट नॉट टू बिकम इररिलेवेंट बिकॉज ऑफ द प्रॉमिस ऑफ द सीक्रेसी एटसेट्रा। अगर आपने कोई उससे प्रॉमिस किया था कि भाई तेरी बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने ऑलरेडी कैमरा इंस्टॉल किया हुआ था विद द माइक्रोफोन, उसने अपना कन्फेशन कर दिया, तो वो रिलेवेंट हो जाएगा। ओके, तो हम इसका कॉम्बिनेशन ऐसे बना सकते हैं 24, 28 और 29, ठीक है। एक तो ऐसा बनाते हैं, बाकी और भी तरीके हैं इसके। रही बात 25, 26 और 27, 25 और 26 का एक्सेप्शन ये हो गया एक तरीके का, पूरा एक्सेप्शन नहीं है, वो पूरा नहीं होता है। 25 एक अलग बात करता है, 25 कहता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। अगर आपने पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन किया है, जरूरी नहीं है बिल्कुल सामने आपके सर पे खड़ा है पुलिस ऑफिसर तब कन्फेशन, अगर वो आपके आसपास भी है एंड यू आर अंडर द थ्रेट और यू आर अंडर द इंप्रेशन दैट द पुलिस ऑफिसर इज देयर, इवन दो द कन्फेशन इज नॉट रिलेवेंट देयर, बिकॉज हमने बहुत सारे केस पढ़े थे, जगिया का केस आपने पढ़ा होगा, टोंगा आई मीन तांगा ड्राइवर भी जो जहाँ पे था, जहाँ पे कन्फेशन किया गया था, थोड़ी देर के लिए पुलिस ऑफिसर वहां पे नहीं था तो वो रिलेवेंट नहीं माना गया। पुलिस ऑफिसर में कौन कौन कवर होता है, चौकीदार कवर होगा, रेलवे आरपीएफ वाले नहीं कवर होंगे, कस्टमर्स ऑफिसर नहीं कवर होंगे, याद रखना, ठीक है। एंड 26 पुलिस कस्टडी, अगर वो पुलिस कस्टडी में, इसी में आप एक चीज ध्यान रख लेंगे, इसका एक्सेप्शन इसी में छुपा हुआ है। एक सेकेंड, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा है? ओके, इसी का एक एक्सेप्शन है, उसको उसी में ध्यान रखना, अगर वो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट है, 26 में लिखा है वो, ठीक है, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, एम आई राइट, तो वो वैलिड होगा। अब हाउ मच ऑफ द इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन अगर निकाली जा रही है जो एक्यूज ने कन्फेस किया उसकी बात से, अगर हमें डिस्कवरी या रिकवरी ऑफ वेपन हो रहा है, वो रिलेवेंट होगा, उतनी बात। इस पे केस लॉज भी याद रखना आप, कन्फेशन से संबंधित तो बहुत सारे केस लॉज हैं। इस पे एक तो पुल्ला कोरी कोटाया याद रखना कि आई पुल्ला कोरी कोटाया अलोंग विद माय अदर पर्सन हैव के स्टेप्ड हम थर्ड पर्सन, तो उसने जो आई वर्ड यूज किया दैट इज नॉट रिलेवेंट, बट उसने कहा जो मैं हाइट छुपा दिया है वो रिलेवेंट होगा, वहां से रिकवरी होती है, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ रहा है इतने स्पीड में? Yes, यामिनी समझ आ रहा है? जी सर। आता तो है आप लोगों को, वैसे समझ में क्या आएगा, आएगा ही, इसमें मैं कौन सी नई बात बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा रिवीजन हो जाता, ठीक रहता बीच बीच में, कई बार फ्लो में बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल जाती है ना, याद रह जाती है। कंसिडरेशन ऑफ द प्रूफ कन्वेशन, कंसिडरेशन ऑफ द प्रूफ कन्फेशन अफेक्टिंग द पर्सन मेकिंग इट अदर्स जॉइंटली, याद रखना इसमें हम बात कर रहे हैं को एक्यूज्ड की। एक होता है कंप्लाइज, कंप्लाइज जो होता है वो है 133, कंप्लाइज इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, हाउएवर इट इज अनवर्दी, वो 114 के बी में लिखा है, इसको हैज टू बी रेड विद अलोंग विद 114 का बी। बट क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है यहाँ पे, क्या ये जो
को एक्यूज है, क्या वो विटनेस हो सकता है? क्या उसका कन्फेशन रिलेवेंट होगा? उसका कन्फेशन रिलेवेंट होगा बट प्रोवाइडेड जॉइंटली ट्रायल होना चाहिए, जॉइंटली ट्राइड होना चाहिए तब रिलेवेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे चलते हैं। इसमें है वो कश्मीरा का जो केस है, कश्मीरा शाह, शाह तो नहीं है मेरे ख्याल से, जो भी है, ठीक है, इसमें है वो केस, कन्फेशन ऑफ द को एक्यूज्ड। अच्छा, कन्फेशन इनकल्पेटरी होना चाहिए, एक्सकल्पेटरी होना चाहिए? सर इनकल्पेटरी। सर इनकल्पेटरी। अच्छा, एक्सकल्पेटरी क्या होता है? सर जो अपने आप को फ्री। क्रिमिनल लायबिलिटी। फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। मैंने उसको मारा तो आई एडमिट कि मैंने उसको मारा, मैंने उसको मर्डर कर दिया, लेकिन क्यों करा? प्राइवेट डिफेंस में करा, प्राइवेट डिफेंस ले रहा ना, बचा रहा अपने आपको, ठीक है, एक्सकल्पेटरी हो जाएगा। स्टेटमेंट बाय अ पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस, उस इंसान की स्टेटमेंट जो कोर्ट में नहीं आ सकता है। स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस, ये आप ध्यान रखना। वैसे आप लोगों को पता है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, इट्स नॉट कन्फाइंड टू द डाइन डिक्लेरेशन ओनली। डाइन डिक्लेरेशन तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, ये है डाइन डिक्लेरेशन 32 का 1। इसमें बात की गई जो इंसान कोर्ट में नहीं आ सकता है, कई सारे लोग हैं जो कोर्ट में नहीं आ सकते हैं। इंसान मरा थोड़ी ना है, क्या पता वो गुम हो गया हो, नहीं मिल पा रहा है, वो कैन नॉट बी फाउंड, ये भी तो कवर है। तो 4 बातें हैं इसमें, ध्यान से पढ़ लेना एक बार बैरेट को, क्योंकि मैं अब मेरे पे टाइम कम है, अंदर नहीं जा रहा हूँ मैं, और ये लोग आप लोगों को चीजें आती हैं, इसलिए मैं ऊपर से बता रहा हूँ। तो व्हेन इट इज कॉज टू इज डेथ, उसने अपनी डेथ का कारण बताया है। इसमें डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में। इंग्लिश लॉ में इमीडिएट उसको डेथ होना तो दोनों में ही जरूरी है, डेथ होगा तभी तो डाइन डिक्लेरेशन माना जाएगा। अगर डेथ नहीं होता है तो इंडिया में जो उसका स्कोप है वाइडर है, इट कैन बी यूज फॉर दी आगे के लिए, उसको कॉर्पोरेशन और कॉन्ट्रडिक्शन में यूज होगा नहीं होगा? यस सर। अगर कोई इंसान मरते वक्त कुछ कहता है लेकिन वो मरता नहीं है, बच जाता है, तो उसने जो बात कही है, इट कैन बी यूज अंडर सेक्शन 145 एंड 157, कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रडिक्शन में दोनों में यूज होगा। बट इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, इंग्लैंड में तो भैया तुमने मरे नहीं तो तुम्हारी बात की औचित्य वहीं खत्म हो गया, ठीक है। इमिनेंट यहाँ पे डेथ होना जरूरी है, यहाँ पे बाद में भी हो सकती है, इतना फर्क तो पता होना चाहिए। एंड डाइन डिक्लेरेशन अपने आप में बहुत ही एविडेंटरी वैल्यू है, सोल टेस्टिमनी पे हमें सिर्फ उसी की बात पे डेफिनेटली सजा दी जा सकती है, बट इसमें कई सारे केस लॉ हैं, उनको ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, डाइन डिक्लेरेशन किसको की जा सकती है? डॉक्टर को भी की जा सकती है, वकील को भी की जा सकती है, पुलिस वाले को भी की जा सकती है, आपको और मुझे भी की जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाएगा, पुलिस को की जाएगी नहीं की जाएगी? अरे की जाती है पुलिस को भी, ठीक है। हर वक्त ऐसे थोड़ी ना मरते वक्त हम किसी इंसान को ढूंढेंगे मजिस्ट्रेट साहब के पास जाया जाए, वो कन्फेशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये और इन द मेड ऑफ, अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें दिमाग में घूम रही है, बट आई एम रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ, बहुत रोकना पड़ रहा है, अदरवाइज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप जानते हैं। इसमें केस लॉज याद रख लिएगा, कुशा का, आई मीन वो उड़ीसा वाला जो केस है, कुशाल राव का केस है, सारे केसेस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रमोद महाजन वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी याद रखिएगा, हमने डिस्कस की हुई है सारी चीजें। इन द कोर्स ऑफ, अब कोई इंसान है जो उसने कहा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, पर इसको भी इतना ध्यान रखिए, उसने अपने बिजनेस के दौरान जो चीज कही वो नहीं आ पा रहा है तो वो रिलेवेंट होगी। कोई इंसान अपने खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर, लेकिन अभी इस कैन नॉट बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, वो रिलेवेंट होगी। इसके आप ना ये जरूर याद कीजिएगा, 1 2 3 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और गिव्स ओपिनियन एज टू द पब्लिक राइट और कस्टम, ठीक है, और मैटर ऑफ द जनरल इंटरेस्ट, जिन लोगों ने कहा लेकिन अब वो नहीं आ सकते, रिलेवेंट होगी। और रिलेटिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप्स, वो भी रिलेवेंट होगी। और इट इज मेड इन द विल और डीड्स रिलेटिंग टू द फैमिली पेडिग्री या फैमिली अफेयर, or in document related to transaction mentioned under section 13A, or is made by the several person and expressive feeling relevant to the matter in question। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो 1 है ही, लेकिन इनमें से भी ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। 32 का 3 आप इसको ऊपर से याद रख लीजिए कम से कम, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग ओनली, अदरवाइज वी हैव डिस्कस इन डिटेल। 33 a relevancy of the certain evidence for proving in subsequent proceeding the false truth of the fact therein stated। अब 33 से संबंधित कुछ चीजें जो कही गई होंगी, रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग, उनको सिद्ध करने के लिए बाद में सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में यूज किया जा सकता है। जो चीज पहले हो चुकी है उस बात को यूज किया जा सकता है।
अंदर अब मैं इनके नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बार आप यूज पढ़ के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 33 से क्वेश्चन आ जाता है, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके जो अंदर के कीवर्ड्स है ना, ये पढ़िएगा, अंदर के जो कीवर्ड्स हैं। जैसे लिखा एविडेंस गिवन बाय द विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, एक विटनेस ने कोई जो अपनी गवाही दी थी, क्या उसकी गवाही जो है वो किसी और, जब वो नहीं मिल पा रहा है तो उसकी गवाही किसी और केस में यूज हो सकती है? हाँ जी, Yes. भाई इतनी सी बात है, पढ़ लीजिएगा, अब इसमें है क्या। ओके, अब आता है 34, दैट्स नॉट टू मच रियली इंपॉर्टेंट। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द, एक बार जरूर देख लेना, उसकी ने कुछ एंट्री लिखी हुई थी अपनी, क्या वो रिलेवेंट होगी बुक में जो लिखा था, कब रिलेवेंट होगी, ऊपर ऊपर से देख लीजिए। रेलेवेंसी ऑफ इन द पब्लिक रिकॉर्ड नॉट इंपॉर्टेंट, मैप चार्ट ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, देखना चाहे एक बार देख लीजिएगा। 38 तक मैं स्किप कर रहा हूँ। 39, ठीक है। व्हाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन द स्टेटमेंट फॉर्म पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट, अब सारी बातों को थोड़ी ना लिखना है, कोर्ट में सारी चीज थोड़ी ना लेके आएंगे हम, भाई जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ले आएंगे, बहुत सारे बल्कि चीजें होती है, हमें कितना लेके आना, उतनी बात को तो सिद्ध करना है जिससे हमारी बात सिद्ध हो जाए। थोड़ी सी चीजें हमें सिद्ध कर देंगे तो कोर्ट में वो भी अपने आप में काफी होगी। व्हाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन द स्टेटमेंट फॉर्म पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बुक्स और सीरीज लेटर ऑफ पेपर, तो अगर हमारी कन्वर्सेशन बहुत लंबी हुई है तो हमने जिस बात को सिद्ध करना है तो उससे संबंधित ही हम डॉक्यूमेंट लगा देंगे, सारी बातों को लगाने की जरूरत नहीं होती है। जो जो जरूरत है कोर्ट कंसीडर नेसेसरी, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है वो ध्यान रखना। नाउ इसको 40 को हम कैसे पढ़ते हैं, रेस जुडिकाटा बोल देते हैं। प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट टू द बार सेकंड सूट और ट्रायल, और वैसे भी प्रीवियस जजमेंट जो जो कोर्ट की आ चुकी है वो अपने आप में रिलेवेंट हो जाती है फॉर फ्यूचर पर्पस, इट कैन बी यूज फॉर द फ्यूचर में यूज भी होती है। जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ द जस्टिस व्हेन रिलेवेंट, इसको हम 40 को तो आप रेस जुडिकाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 41 की आप हेडिंग जरूर याद रख लिएगा, रिलेवेंसी ऑफ द सर्टेन जजमेंट इन द प्रोबेट के केस में, क्योंकि प्रोबेट वाले मामलों में वो रेस क्या नाम है, जजमेंट इन रैम की तरीके से ट्रीट होता है, जजमेंट इन रैम, ठीक है, जजमेंट इन रैम के तरीके से ट्रीट होगा। यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गो थ्रू वंस, और यहाँ पे कंक्लूसिव वर्ड भी यूज है, कंक्लूसिव, उसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है। 42 रिलेवेंसी इन द इफेक्ट ऑफ द जजमेंट ऑर्डर डिक्री एंड दोस मेंशन इन द 41, ये इसी से ही रिलेटेड है, 42 41 से रिलेटेड है। एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, ये जजमेंट ऑर्डर एंड डिक्री अदर देन दोस मेंशन इन 41 के अलावा, ठीक है। एक बार पढ़ लेना इनको, ज्यादा डिटेल में मैं इस पे जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी 161 तक कवर करना है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, यू कैन स्किप बाकी, एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने एविडेंस में बताया कि हम ज्यादा चीजों को छोड़ नहीं सकते एविडेंस में। अभी हम आए थे ओपिनियन ऑफ द थर्ड पर्सन, एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन के सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। एक्सपर्ट ओपिनियन में आपने ये देखना वो किस किस पे ओपिनियन दे सकता है, ठीक है, किस किस पे ओपिनियन दे सकता है, वो जो कीवर्ड्स अंदर लिखे हुए हैं वो जरूर देख लेना। जैसे ओपिनियन किस किस पे देगा कोई इंसान, फॉरेन लॉ, साइंस, ठीक है, फॉरेन लॉ, साइंस हो गया, लॉ हो गया, आर्ट्स हो गया, इन चीजों पे देगा। और कोर्ट को जो चीज उचित लगे, क्योंकि इट्स नॉट एग्जॉस्टिव अपने आप में नहीं है, किसी और चीज को भी कोर्ट ओपिनियन मान सकता है। ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ऊपर से देखना बस। फैक्ट्स बेरिंग अपॉन, किस आधार पर वो ओपिनियन दी गई है, फैक्ट्स, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन नहीं बोल रहा, ग्राउंड्स अलग जगह है, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन यहाँ पर है, ये है फैक्ट्स और ये है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन, दोनों में फर्क है, कंफ्यूज मत होना। नाउ ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रिलेवेंट, किस इंसान ने उसको लिखते हुए देखा उसकी भी रिलेवेंसी होती है। एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जाती है हैंड राइटिंग को लेके। डिजिटल सिग्नेचर को लेकर 47A, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ओपिनियन एज टू यूसेज और चेंजेस, ऊपर ऊपर से याद रखेंगे इनको बस। कॉन्सेप्चुअल इसमें से आ सकता है एक्सपर्ट ओपिनियन को लेकर, और एक्सपर्ट ओपिनियन वहां ज्यादा और इंपॉर्टेंट रखती है जहां पे कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन पे रिलाई कर रहा है और विटनेस को कहीं ना कहीं कोर्ट अवॉइड कर रहा है, क्योंकि विटनेस कई बार झूठ बोलते हैं और एक्सपर्ट ओपिनियन कुछ और बोलती है, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी चीज आ जाती है। तो कोर्ट को फिर वहां पे एक बैलेंस अप्रोच रखते हुए जहां पे कोर्ट को रिलाई ज्यादा कर पा रही है कोर्ट, तो वो मायने रखेगा, ठीक है। हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं, जैसे अगर कोई गन चलती है
तो उसमें जो बैलिस्टिक रिपोर्ट आती है वो ज्यादा रिलेवेंट होती है एज कम्पेयर टू जो विटनेस है। विटनेस क्योंकि कह रहे हैं कि ये तो 25 गज की दूरी से मारी गई है, शूट किया गया इसको, जबकि एक्सपर्ट कह रहा है कि भाई ये तो हार्डली ब्लैंक पॉइंट रेंज से मारा गया है। तो ब्लैंक पॉइंट रेंज से मारा जाता तो अलग है, तो बैलिस्टिक रिपोर्ट ये सारी बातें बताती है। ठीक है, रिलेवेंस ओपिनियन ऑन द ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप कब रिलेवेंट होगी? इसमें सेक्शन 50 में आप ये जो नीचे सेक्शंस लिखे हैं, सेक्शन 494, 495, 97, इन पे ध्यान रख लेना बस। अगर हमें बाइगैमी प्रूफ करनी है, बाइगैमी, तो लोगों की ओपिनियन से काम चल जाएगा क्या? हाँ जी, जल्दी बताइए, बाइगैमी सिद्ध करनी है क्या, लोगों की ओपिनियन से काम चल जाएगा? एडल्ट्री सिद्ध करनी है, लोग कह रहे हैं हाँ ये रहते हैं, हस्बैंड वाइफ होंगे, क्या काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए होगा। चलिए पढ़ लेना इन चीजों को एक बार। नाउ कंडक्ट, सॉरी करेक्टर व्हेन रिलेवेंट, करेक्टर जनरली रिलेवेंट नहीं होता है जनरली वैसे, लेकिन कई चीजों में करेक्टर बहुत रिलेवेंट हो जाता है। करेक्टर कब कब रिलेवेंट होगा? सिविल मामले में करेक्टर रिलेवेंट होगा? नहीं होगा, लेकिन डैमेजेस के लिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नाउ इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कंडक्ट, प्रीवियस गुड कंडक्ट, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर कोई मेरे खिलाफ एलिगेशन लगा दे तो डेफिनेटली मैं कहूंगा मैं तो बहुत बढ़िया करेक्टर हूँ, आज तक मैंने क्राइम नहीं किया, रिलेवेंट होता है। इन प्रीवियस ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में पूछा जा सकता है, याद रखना, आपको पता होना चाहिए। जब अमेंडमेंट हुआ तो कई सारे अमेंडमेंट जो हुआ हमारा 2018 में और 13 में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रहेंगे, ये जरूर याद रखिएगा। रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ था 2000, चलो 13 का मैं बता दूं, 13 के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। कुछ सेक्शन इंसर्ट हुए थे 2013 में, 53A, 114A, 119 की लैंग्वेज चेंज करी गई थी, डम विटनेस की जगह अनेबल टू कम्युनिकेट किया गया है। एंड देन 146, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 146 ये जरूर याद रखें, 53A, 114A, 119 एंड 146 2013। तो ये एविडेंस ऑफ द करेक्टर कि भैया उसने प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है तो इसलिए उसका करेक्टर ठीक नहीं है, इट्स नॉट अ रिलेवेंट। और रही बात हमें 53 पढ़ते तो उसके साथ हम 54 पढ़ते हैं, प्रीवियस बैड करेक्टर रिलेवेंट हो जाता है, वैसे रिलेवेंट नहीं होता, लेकिन रिप्लाई में रिलेवेंट हो जाएगा। वो कह रहा है मैं तो बड़ा अच्छा करेक्टर हूँ, जबकि पता चला वो तो कुख्यात अपराधी है। लेट्स मूव फर्दर। अब हम आगे पार्ट 2 पे, यानी हमने एक 55 तक अच्छे से कवर कर लिया है, बहुत चीजें कवर हो गई है, ठीक है, मैक्सिमम चीजें कवर हो ही गई है। फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव, कुछ चीजें हैं जिनको सिद्ध नहीं करना है। फैक्ट जुडिशली नोटिसेबल, जिनको कोर्ट खुद नोटिस में ले सकती है। अरे आईफल टावर कहाँ पर है? आईफल टावर कहाँ पर है? कोर्ट उसको पता है ना, कोर्ट को क्या सिद्ध करने की जरूरत है क्या? नहीं है, ठीक है, कोर्ट जिसका जुडिशियल नोटिस ले सकती है। कैमल इज अ पैट एनिमल, ठीक है, कैमल इज अ पैट एनिमल। द फैक्ट विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, अब इसमें कुछ 13 ऐसी चीजें हैं, उसको ध्यान रखिएगा, जिनका कोर्ट खुद जुडिशियल नोटिस लेगी, जिनका कोर्ट खुद जुडिशियल नोटिस लेगी। अरे कहीं का कोई फेस्टिवल है, ठीक है, अब क्रिसमस डे आएगा, 25 दिसंबर बनेगी, तो वो तो पता ही है ना कोर्ट को, तो कोर्ट को पता है भाई 25 तारीख को ये चीज होती है, तो उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। किसी का अब कोई मैच अगर हो रहे हैं तो किसी के जो नेशनल फ्लैग्स है, नेशनल एंथम भी गाया जा रहा है T20 में, उस बात को सिद्ध करने की जरूरत है नहीं है। कोर्ट कैन टेक इजीली जुडिशियल नोटिस ऑफ इट। अ फैक्ट एडमिटेड नॉट नीड टू प्रूव, जो चीज ऑलरेडी कोर्ट अपना जो पार्टीज अपनी प्लीडिंग्स में लिख रही है, ठीक है, जैसे WS में डिफेंडेंट कहता है हाँ मुझे 10,000 रुपए देने हैं, अरे देने हैं, वो तो बात कह ही रहा है, तो फिर बट इट्स नॉट नीड टू बी प्रूव्ड, बहुत इजी है चीजें। आता है ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस जो है इसका सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 60, इसमें है वो सेंसेस वाली बात है। ओरल एविडेंस मस्ट भी डायरेक्ट होना चाहिए, जिसने देखा, ठीक है, जिसने देखा, जिसने सुना, एंड जिसने परसीव्ड किया बाय द अदर सेंसेस, ये चीजें याद रखिएगा, आप लगा ही लेंगे अंदाजा इससे, और किस आधार पर उसने अपनी ओपिनियन दी है, वो डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए। ओरल एविडेंस मस्ट भी डायरेक्ट होना चाहिए,
ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट है ना, इसके अंदर ये बात जो लिखी हुई है, अरे जो चीज आपने लिख दी है उसकी ज्यादा रिलेवेंस बात है, या आप कह रहे नहीं ये जो 10,000 रुपए गड़बड़ हो गई थी हमसे, तो आपकी बात कोर्ट नहीं सुनेगा। ठीक है, ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बी प्रूव बाय द ओरल एविडेंस। सारी बातें सिद्ध की जा सकती है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये ओरिजिनल है या नहीं है, क्या इस बात के लिए ओरल एविडेंस दिया जाएगा? Yes, sir. इस बात के लिए दिया जा सकता है क्योंकि हम इस डॉक्यूमेंट को ही खारिज कर रहे हैं। बट इफ इट कम्स टू दी कंटेंट, अंदर जो चीज लिखी है उसको आप खारिज नहीं कर सकते ओरल एविडेंस से। बेसिक बातें पढ़ रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो ये आप 59 और 60 हो गया। नाउ 61 से हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बहुत ही बड़ा एरिया है 61 से लेकर 90A तक। नाउ प्रूफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स को कैसे सिद्ध किया जाएगा? प्राइमरी और सेकेंडरी कंटेंट की बात कर रहा है। ठीक है, कंटेंट अंदर जो लिखा है, कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड ईदर बाय द प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी में आपके पास क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस और इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। डॉक्यूमेंट अपने आप में। ठीक है, अगर उसके कोई काउंटर पार्ट है, ये भी आपको ध्यान रख लेना, काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव वन और बाय द सेम ऑफ द पार्टीज। अब इसको आप रट्टा मारिए इस लैंग्वेज को, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है शॉर्ट में तो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। 63 इज इंपॉर्टेंट। 63 सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? ये 5 बातें आपको पता ही होनी चाहिए। सेकेंडरी एविडेंस क्या है? सर्टिफाइड कॉपी इज अ मीन सेकेंडरी एविडेंस होगा। कॉपी मेड फ्रॉम द ओरिजिनल मैकेनिकल प्रोसेस से। कॉपी मेड यानी फोटो कॉपी जो हमने करी है वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। ठीक है, देखो काउंटर पार्ट वैसे होता क्या है, एक डॉक्यूमेंट के कई सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर हमने एक डॉक्यूमेंट बताया तो मैंने जैसे सपोज यहाँ इस डॉक्यूमेंट में तो टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया है, इस टर्म्स एंड कंडीशन को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं कुछ एनेक्सर्स भी लगाता हूँ, है ना, तो ये काउंटर पार्ट भी हो जाता है। तो दोनों पे हम साइन करेंगे ना तो दोनों ओरिजिनल ही माने जाएंगे, दोनों ओरिजिनल होंगे। अब मैं इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ। ठीक है, तो कॉपीज मेड फ्रॉम दी मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, ओरिजिनल के साथ कंपेयर की हुई है। कई बार ऐसा होता है कोर्ट में जब चीज हम लाते हैं तो हमने ओरिजिनल तो लगाई, कोर्ट कंपेयर करके वापस दे देता है, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। काउंटर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम वो सेकेंडरी होगा, हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम वो सेकेंडरी होगा। याद रखना ही आ सकता है पेपर में। and oral account of the content of the document given by the some person who has himself seen, जिसने खुद देखा है सेक्शन 65 में। ठीक है, सेक्शन 65 पे भी हम आएंगे तो वो होगा सेकेंडरी एविडेंस। नाउ प्रूफ ऑफ द कंटेंट बाय द प्राइमरी एविडेंस। सारी चीजें प्राइमरी से सिद्ध की जाएंगी, लेकिन प्राइमरी कई बार नहीं होता तो सेकेंडरी की तरफ मूव करेंगे। सेकेंडरी पे मूव करेंगे तो सेकेंडरी के लिए 65 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी चीजें आपको पता होने चाहिए कब दिया जाएगा सेकेंडरी एविडेंस। भाई कुछ ऐसी चीजें जो खो गई है, सड़ गई है, गल गई है, उसकी फोटो कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ले आएंगे उसकी भी। या कोई ऐसी चीज है जिस सामने वाले के पास में वो नहीं ला रहा है तो हम उसके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे। ठीक है, कि भाई इसको कंपेल किया जाए, दबाव डाला जाए, वो लेके आए, वो मना कर देगा तो बाद में वो लाने से मना, उसको रोका जाएगा, लेकिन वो बाद में लाना चाहता अपने फेवर के लिए तो कोर्ट में विद लीव ऑफ द परमिशन ही वो अलाउ किया जाएगा। ठीक है, ये एक बार आपको गो थ्रू करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई कैन नॉट गो थ्रू विद ईच एंड एवरीथिंग। पढ़ लेना, 65 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 60A इंपॉर्टेंट रहेगा, ऊपर से आपको पता होना चाहिए स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, लेकिन इसकी एडमिसिबिलिटी का पूरा प्रोसेसर यहाँ दे रखा है। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें रिपोर्ट लगती है, सर्टिफिकेट लगता है, देन ओनली टू बी ट्रीटेड एज अ कि हाँ ये बात सिद्ध हुई है, ये ओरिजिनल है, जेन्युइन है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। FSL जाते हैं चीजें, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, वहां से आती है चीजें। रूल हैज टू नोटिस, कई बार नोटिस देना पड़ता है कि ये चीज प्रोड्यूस की जा रही है, दैट्स नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे। प्रूफ ऑफ द सिग्नेचर एंड द हैंडराइटिंग द पर्सन हैज टू हैव साइन और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस। स्किप भी करना पड़ेगा, कुछ चीजों को छोड़ते हैं। ठीक है, 68 से हमारे अटेस्टेशन की बात करी गई है। कई बार डॉक्यूमेंट को, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको हमें अटेस्ट करना ही होता है, तो अटेस्टिंग विटनेस जो होती हैं उनका होना, उनको बुलाया जा सकता है। क्या ये डॉक्यूमेंट आपके सामने एग्जीक्यूट हुआ था? एक अटेस्टिंग विटनेस सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं कि हाँ ये हमारे सामने एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ, इवन दे आर नॉट अवेयर अबाउट द कंटेंट, वो इट्स इररिलेवेंट है।
ठीक है, अटेस्टिंग विटनेस से ये नहीं पूछ सकते भाई आपने इसके अंदर क्या पढ़ा, क्या लिखा, बट वो सिर्फ इतनी बात को सत्यापित करता है कि हाँ उनके सामने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है। इसमें अटेस्टिंग विटनेस दो चाहिए होते हैं, जहाँ पे दो चाहिए होते हैं, कम से कम एक विटनेस को लगा के, एक अटेस्टिंग विटनेस को बुला के सिद्ध किया जा सकता है। अगर मानो दोनों मर चुके हैं, कई बार ऐसा होता है टाइमली चीजें, अटेस्टिंग विटनेस अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्यूमेंट को ऐसे सिद्ध किया जाएगा मानो अटेस्टिंग विटनेस की कभी जरूरत नहीं थी। ओके, पढ़ लेना इसको, यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा 72 तक, ये कवर हो गया जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया 72 में, इतना ही है इसमें। नाउ देन वी हैव अ कंपैरिजन ऑफ द सिग्नेचर। जैसा आप खुद कह सकते हैं भैया इसको एक काम करो, साइन करो, कोर्ट में आए हो ना, साइन करिए, लेट मी चेक के आपके साइन तो नहीं है, ठीक है, तो कोर्ट इमीडिएटली उनको बोल सकती है। प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऊपर से याद कर लीजिएगा सेक्शन बस, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, ठीक है। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होता है 74 एंड 75। 74 में जो बातें लिखी हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप देख के पता भी कर लोगे। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट्स और द रिकॉर्ड्स, किसी सॉवरेन अथॉरिटी के कोई एक्ट या रिकॉर्ड्स होंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होंगे, बॉडीज ट्राइब्यूनल्स के। इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखिएगा ये बिल्कुल आता है। इसमें क्वेश्चन आता कहाँ से वही मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन ये आपका आएगा 2 पे से, 74 का 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, 100% आ सकता है ये। पब्लिक रिकॉर्ड्स कैप्ट इन द एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, और ये अभी यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज में भी आया था, ठीक है, सीमा भी बता सकती है, ये क्वेश्चन आया था। पब्लिक रिकॉर्ड्स कैप्ट इन एनी स्टेट ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। मुझे आप एक बात बता दीजिए, क्या वसीयत पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है क्या? नो सर। हाँ जी, सर एज नो सर। होगी यामिनी आवाज नहीं आ रही, तेज बोलिए। एज पर सेक्शन 74 will is a public document. नॉट ऑडिबल, तेज बोलिए थोड़ा सा, सॉरी। Sir, as per section 74 will is a public document. एक काम करिए, आपके पास बेरेट है, बेरेट में लिखा है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द विल, सर्टिफाइड सर कॉपी। इसमें लिखा तो है नीचे, इसमें बेयर एक्ट में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विल इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ 72। हाँ तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये ध्यान रखना, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द विल इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो प्राइवेट है, हमने अपना पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं माना गया उसको, ठीक है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी पूछा है रिसेंटली, सर लेकिन मतलब वो तो सीबीआई में सर्टिफाइड पूछा कॉपी गया। हो गई ना सर, हाँ लेकिन जी, विल इटसेल्फ तो सर जो विल खुद में वो तो 74(2) के अंडर आएगी ना। हाँ जी, सर्टिफाइड कॉपी की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ विल। देखो विल भी है ना प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, वसीयत जो है प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, उसका यूज जो होता है वो पब्लिक के लिए होगा, मीन नोबडी कैन, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो उसको प्रोवाइड कराना होता है। अदरवाइज आप इसको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको लिखेंगे विल इज अ नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। रिसेंटली सीबीआई में आया था, सीबीआई में आया था ये, इसमें नहीं, सीबीआई में आया था, हाँ सीबीआई में आया है अभी। चलो फॉर द टाइम बैंक इतना ध्यान रखना, गलत नहीं होगा आपका आंसर, क्योंकि बैरेट में भी लिखा ही है, याद रखिएगा ना। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या है? ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स 76 एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट, एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट व्हिच एनी पर्सन हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट shall give that person a demand of the copy। जब वो कॉपी मांगेगा तो सर्टिफाइड कॉपी दी जा सकती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार गो थ्रू करना चाहे तो कर लीजिएगा, ये दो जरूर कर लीजिएगा, बाकी तो आप आगे बढ़िए, ठीक है। प्रेजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट का प्रेज्यूम किया जा रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट कितने साल बाद मिलता है, वो जेन्युइन है या नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये पूरा जो सेक्शन 79 टू 98 तक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा बस, जहां मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इसमें एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, शेल प्रेज्यूम वाली बात है ना, हाँ जी, डॉक्यूमेंट को लेके शेल प्रेज्यूम और मे प्रेज्यूम, ये Yes, बता sir. रखा है ना चार्ट, उसको ध्यान रखिएगा। में इतना देखना है, और लेकिन फिर भी आप लोगों को एक तो 90A देखना है, इसमें ईयर 5 ईयर ओल्ड और ये 30 ईयर्स ओल्ड, यहाँ क्या वर्ड लिखा है, शेल है या मे है, ये देखना है। 88 देखना है, ठीक है, एंड 85 देखना है।
इनको तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा। 87 प्रिजम्पशन एज टू, ये क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं। 90 और 90A में देखो यहाँ पर पहले आपको सीक्वेंस में चलते हैं। 85 में क्या लिखा है आपका, प्रिजम्पशन एज टू द पावर ऑफ अटॉर्नी, इट विल बी द शैल प्रेज्यूम, ठीक है, कोर्ट शैल प्रेज्यूम, याद रखना क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, शैल प्रेज्यूम है यहाँ पे। एंड अगर हम आगे चले 87 में, 87 इज डीलिंग विद द मैप चार्ट, यहाँ पर है मे प्रेज्यूम। 88 में मे भी है और शेल भी है, शेल नॉट लिखा है इनफैक्ट। मैसेज आया, ठीक है, आप मेरे फोन से मैसेज आया तो कोर्ट मे प्रेज्यूम, बट एट द सेम टाइम कोर्ट शैल नॉट प्रेज्यूम। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें शैल नॉट वर्ड लिखा है, शैल नॉट प्रेज्यूम के इंद्रजीत ने भेजा होगा। 90 में लिखा है 30 ईयर ओल्ड, 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट जो है जहां से वो कोई इंसान सामने लेके आता है कोर्ट में, डॉक्यूमेंट इज परपेटिंग, तो ये मान लिया जाएगा हाँ कि वो जेन्युइन ही होगा। ईयर पूछा गया है। अभी रिसेंटली जब ये यूपी हायर का पेपर जो हुआ था, यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था यूपी के कंटेक्स्ट में 30 ईयर नहीं है, ये 20 ईयर्स है, लेकिन आपके में नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है, यूपी के लिए वो 20 ईयर्स हो जाता है। ये अंदर से क्वेश्चन पूछा गया था यूपी हायर में, सबका गलत हो गया था मैक्सिमम लोगों का। नाउ 90A क्या कहता है, यहाँ पे भी जो वर्ड है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, 5 ईयर ओल्ड बाद में ऐड हुआ था मे प्रेज्यूम, ईयर भी याद रख लेना इसका, 2000, ठीक है, 2000 में। ओके गाइस, लेट्स मूव फर्दर। एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 91 92। इसमें आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो एप्लीकेशन कब होगा, ये टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन, कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन, कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन को लेकर जो चीज आपने अगर डॉक्यूमेंट्स में लिखी है तो उसकी रिलेवेंसी ज्यादा है ना, ओरल बात की तो कोई वैल्यू नहीं होगी। तो एविडेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन, या तो कानून में उसको कहा है कि भाई लिखिए, या आपने पार्टीज ने लिख ली हो अपनी इच्छा से, तो जब आपके पास डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे ना, ठीक है। तो ये कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ द ओरल एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट नहीं चलेगा जिस बात का, अगर आपके पास पेपर है तो पेपर लाइए कोर्ट में, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी है, 92 के 6 ही एक्सेप्शन है, इन 6 के 6 एक्सेप्शंस को आपको बहुत ध्यान में पढ़ के जाना है। प्रोवाइजो जो कहता है इसका, ठीक है, द फैक्ट में बी प्रूव विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट और विच वुड एंटाइटल एनी पर्सन, अगर वो फ्रॉड, इंटिमिडेशन, इलीगैलिटीज है, वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन है, वांट ऑफ कैपेसिटी है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस बात को सिद्ध करने के लिए आपको नकारने के लिए एविडेंस दिए जा सकते हैं। ओरली भी चलेगा, यानी जनरली ओरली चलता है, किसी बात का डॉक्यूमेंट है, पार्टीज ने लिख लिया था तो वो डॉक्यूमेंट ही चलता है, लेकिन कई बार उस डॉक्यूमेंट ही फॉर्ज्ड है, तब तो हम ओरल एविडेंस लेके आएंगे ना, ठीक है। ऐसे 92 है, 92 में बात की गई है विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट या तो बिल्कुल चुप है, अपने आप में साइलेंट है, तो आप बिल्कुल ओरल एविडेंस लेके आइए, ओरल एग्रीमेंट कह सकते हैं हमारे बीच में ऐसी बात हुई थी। फिर आता है कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन प्रेसिडेंट कुछ ऐसी टर्म एंड कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा एक बात बताइए, चलिए कहीं सीपीसी में वर्ड यूज हुआ है कंडीशन प्रेसिडेंट? कहीं सीपीसी में वर्ड यूज हुआ है कंडीशन प्रेसिडेंट? कौन बता सकता है? हाँ जी, नोटिस, सर ये 80 नोटिस वाला, सीपीसी में कंडीशन प्रेसिडेंट एग्जैक्ट यूज किया है ऑर्डर नंबर में, सर थोड़ा हिंट। ऑर्डर नंबर 6 में कहीं लिखा है कंडीशन प्रेसिडेंट? अच्छा एक बात बताओ, डिपार्चर कहाँ लिखा है, रूल ऑफ डिपार्चर? ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 7 होगा डिपार्चर, चेक करिए, बेरक तो है आप लोगों के पास। यस सर, ऑर्डर नंबर 6 रूल 6 कंडीशन प्रेसिडेंट हाँ जी, लिखा है ना वहां पे कंडीशन प्रेसिडेंट, एंड रूल नंबर और 7 7 में डिपार्चर होगा, है ना। तो मैं कंडीशन प्रेसिडेंट की बात करूं, कंडीशन प्रेसिडेंट वैसे वहां पर क्या होता है जब ट्रेडिंग बनाते हैं ना, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में इसलिए मैं आपको बताना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है।
और डिपार्चर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पार्टीज अपनी प्लीडिंग बनाती है ना उससे अलग नहीं हट सकती पार्टी ने, इसलिए कहते हैं कि ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग जिसको आता है ना वो राजा है एक तरीके का, जिसको प्लेंट कैसे बनानी है, प्लेडिंग कैसे बनानी है, क्योंकि बाद में अगर आप अपनी प्लेडिंग से बाहर गए ना कोर्ट मना कर देगी, आपने ये बात तो लिखी नहीं तो नए फैक्ट कहाँ से ला रहे हो आप, ठीक है। तो वो था डिपार्चर 7, रूल नंबर ऑर्डर नंबर 6, रूल नंबर 7, 6 में लिखा कंडीशन प्रेसिडेंट, पार्टीज को ये भी बतानी पड़ती है अपनी प्लेडिंग में कि ये कंडीशन थी, ये हमने ऑलरेडी फुलफिल कर दी है, उसके बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि मैं हर्षना आपसे मकान लेने के लिए तो रेडी हूँ, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अपने किराएदार को पहले बाहर निकालना पड़ेगा तभी मैं मकान लूंगा। हर्षना ने किराएदार को भी बाहर निकाल दिया और बाद में मैंने मना कर दिया, मैं नहीं ले रहा मकान, तो हर्षना क्या लिखेगी अपनी प्लेडिंग में कि जनाब, on the request of Inderjeet, I have already evicted the tenants, and even though he's not buying my house, so I would request compel him. मैं उसको कंपेल करवाना चाहती हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे, दैट इज कॉल्ड कंडीशन प्रेसिडेंट। समझ में आई बात? तो कंडीशन प्रेसिडेंट की सिचुएशन में भी आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा था भाई, हमने ये कंडीशन दी, ये कंडीशन इसने फुल नहीं करी, तो ये भी आप ओरल एविडेंस इस बात का भी दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? अरे समझ में आ गई बात? Yes, sir. अरे यस तो बोलते ही नहीं हो तुम लोग। गुड लिसनर। Audible? हाँ आ रही है, हल्की आवाज आ रही है। चलो प्रोवाइजो बाकी फोर्थ जो कहता है, फोर्थ कहता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट टू प्रोवाइड रेस्किन और मॉडिफाई। अगर कोई ऐसी चीजें थी कि बाद में हमने इसको रेस्किन कर लिया था, मॉडिफाई कर लिया था, तो उस बात का भी एविडेंस दिया जा सकता है। अब एक बार डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा, इतनी जल्दी में तो मेरे को, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस का क्वेश्चन है ये तो। प्रोवाइजो 5 क्या कहता है, एनी यूसेज और कस्टम बाय विद द इंसिडेंट्स नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन एनी कॉन्ट्रैक्ट। कई बार ऐसी चीज होती है कि कॉन्ट्रैक्ट में हमने मेंशन नहीं करी थी लेकिन वो यूसेज और कस्टम चलता है। जैसे माल की ढुलाई का भाड़ा कौन देगा, हमने लिखना भूल गए, अरे डॉक्यूमेंट बनाया है लेकिन हम लिखना भूल गए, तो कौन देगा? हाँ जी, सेलर। अरे मैं आपको कोचिंग क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको कोचिंग क्लास दे रहा हूँ, आपने तो फीस दी ना मुझे, लेकिन इंटरनेट का खर्चा कौन देगा? सेलर देगा ना। सेलर कहाँ से? इंद्रजीत देगा इंटरनेट का खर्चा। तो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका बोल रही हूँ। स्पीड में चल रहा हूँ आप ना, दो 2 क्वेश्चन मेरे एक ही में निकलते हैं, तो इंटरनेट का खर्चा तो मैं ही दूंगा, या आपसे कहूंगा नहीं नहीं इंटरनेट का खर्चा भी दीजिए। ठीक है। लेकिन अगर कुछ है कस्टम यूसेज जो कहता है नहीं, हमने आपने तो फीस दी है ना, लेकिन मैं एडिशनल चीज दूंगा तो उसके लिए मैं पैसा मांग सकता हूँ, उसके लिए मैं आपसे ओरल बातें कर सकता हूँ। चलिए आगे, लास्ट प्रोवाइजो एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड व्हिच शोज इन द व्हाट मैनर द लैंग्वेज और डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू एग्जिस्ट। अब इसमें है कि कोई ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं तो उस बात के लिए भी आप एविडेंस दे सकते हैं ओरल। खत्म हो गया, चलिए आगे चलते हैं, मूव करते हैं फास्ट। 93 से लेकर आप 98 तक ये डील करते हैं पेटेंट एम्बिग्यूटी, लेटेंट एम्बिग्यूटी, पेटेंट एम्बिग्यूटी, लेटेंट एम्बिग्यूटी, छुपी हुई और दिखी हुई। तो अगर जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, तो अगर वहां पे एम्बिगुअस चीजें हैं तो आप एविडेंस नहीं दे सकते, ठीक है। जो साफ साफ नजर आ रहा है कि गड़बड़ हुई है तो उस गड़बड़ को सही नहीं कर सकते, लेकिन जो छुपी हुई बात है उसके लिए आप एविडेंस दे सकते हैं। अब आप इनको अंदर से एक बार गो थ्रू करेंगे, कर लीजिएगा, ठीक है। और ये 99 इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, हु मे गिव एविडेंस ऑफ द एग्रीमेंट वेयरिंग टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अरे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कभी नहीं आता, ठीक है। 100 भी विल की बात करता है भाई, इतना ध्यान रखिएगा। नाउ 100 ऑनवर्ड चलते हैं, 167, ठीक है, 15-20 मिनट में खत्म करते हैं इसको। प्रोडक्शन एंड द इफेक्ट ऑफ एविडेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ एंड प्रेजम्पशंस, इसमें 101 से लेकर हम इसमें कवर कर रहे हैं 148, बर्डन ऑफ प्रूफ एंड प्रेजम्पशन। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, इससे कोर्ट को भी फायदा होता है, पार्टीज को भी फायदा होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो कोर्ट में आके चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्या हुआ है, वही बात सिद्ध करेगा, ठीक है। Why are you crying? तो you have to prove it, ठीक है। हमें थोड़ी ना, सपने थोड़ी ना आएंगे तुम्हें क्या चोट लगी है, क्यों चिल्ला रहे हो, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस इंसान में होता है जो कोर्ट में आके अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ के साथ साथ अब दूसरी पार्टी कह रहे जनाब मैंने तो नहीं मारा इसको, एक पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है, मेरा नाम ले रहा है, तो जो ये कह रहा है मैंने नहीं मारा, बता भाई एविडेंस ले गया, इसको किसने मारा है फिर, ठीक है। सामने वाला फुटेज ले आता है, सीसीटीवी फुटेज, तो उसके पास क्या हो गया, उसके पास बर्डन ऑफ प्रूफ तो वही रहा, लेकिन उसके पास एड्यूसिंग द एविडेंस,
ठीक है, वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लिया था, जनाब ये मेरे पे एलिगेशन लगा रहा है, इसको मारा तो किसी और ने, फुटेज देख लीजिए आप। ठीक है, तो वो एड्यूसिंग एविडेंस के लिए बर्डन शिफ्ट होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। 101 102 की एक जो लास्ट वाली लाइन है, अभी रिसेंटली सीबीआई के पेपर में आई थी। ठीक है, जहाँ पे लिखा है नो एविडेंस, अगर कोई तरफ से एविडेंस नहीं दिए गए, on whom the burden of proof lies, किस पे होता है, ये डायरेक्ट आता है, the burden of proof in the suit or the proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on the either side। ठीक है, वो फेल हो जाएगा अगर एविडेंस नहीं आए तो, जो कहना चाह रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट, पर्टिकुलर फैक्ट के लिए आप इसको एलिबाई लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, एलिबाई एग्जाम्पल हम इसी चीज का लेते हैं। भाई ये पर्टिकुलर फैक्ट उसी के नॉलेज में है ना कि जब ये क्राइम हुआ तो मैं तो कहीं और था, तो वो बात सिद्ध करेगा कि मैं कहीं और था। बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय मेकिंग एविडेंस एडमिसिबल, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। फोर्थ में है भाई, अगर आपको एक चीज सिद्ध करनी है, जैसे ए कहना चाहता है कि भाई यहाँ डाइंग डिक्लेरेशन, ए विशेस टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, लेकिन ए को पहले ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी ना, हाँ भाई बी की डेथ हो चुकी है। इलस्ट्रेशन देख लेना ऐसे एक बार, इजी सा है, कुछ है नहीं इसमें। नाउ बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में कई बार आ चुका है, देख लेना आप इसको जरूर। भाई मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसका मर्डर तो किया, लेकिन मैंने प्राइवेट डिफेंस में किया है, तो प्राइवेट डिफेंस में मैंने अगर मर्डर कर दिया तो सेक्शन 100 में मुझे डिफेंस मिल जाएगा, मेरे को ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी कोर्ट में। 106 बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन द नॉलेज, विद इन द नॉलेज, इस पे इलस्ट्रेशन पढ़िएगा। इलस्ट्रेशन जो है इसकी इंपॉर्टेंट है, रेलवे टिकट वाली, रेलवे टिकट, रेलवे टिकट, रेलवे टिकट। ठीक है, 106 में रेलवे टिकट। रेलवे टिकट क्या है कि भाई जिस इंसान के पास रेलवे का टिकट है, मेरे को तो अगर आपके पास रेलवे का टिकट है तो दिखाइए। ठीक है, उसके पे आरोप लगाया कि यू आर ट्रैवलिंग विदाउट द रेलवे टिकट। अरे जब तक तो टिकट नहीं दिखाएगा तो तेरे पे तो हम आरोपी मानेंगे। नाउ 107 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। 107 में जो बात की गई है 30 इयर्स की बात की गई है, 108 में 7 ईयर की बात की, 7 यहाँ पर है, उल्टा चलता है ये। ठीक है, तो जो इंसान बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा, बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ अ पर्सन नोन्स टू हैव बीन अलाइव फॉर 30 साल से वो जिंदा है, वो हैज बीन अलाइव विद इन 30 साल में वो जिंदा रहा था, उस मरा नहीं है, तो जो इंसान ये बात एजर्ट कर रहा है उस पे होगा। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव, दोनों बात की अलाइव की तो कर रहा है। हु हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ द 7, जो पिछले 7 साल से जिसके बारे में नहीं सुना है, लेकिन इंसान कह रहा है मैंने उसे देखा है, तो प्रूव कर। Now burden of proof as to relationship in the case of partnership, landlord or the tenant। ठीक है, जो एजर्ट करता है उसी पे ही होगा बर्डन ऑफ प्रूफ 109 में। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, इसमें क्या क्या कवर हो रहा है। पार्टनर्स कवर हो रहे हैं, लैंडलॉर्ड टेनेंट, लैंडलॉर्ड टेनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। 110 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप, ये क्या कहता है, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर एनी पर्सन इज, कोई वो इंसान उसका ऑनर है या नहीं है, of his shown to be possession, the burden of proving that he is not the owner। जो ये कह रहा है जनरली क्या नाम है, देखो एस्टॉपल भी थोड़ा सा यहाँ पर टच कर लेते हैं। एस्टॉपल के सिचुएशन में अगर टेनेंट ये कहता है कि he is not the owner, first of all he cannot deny the title of the ownership during the tenancy। am I right? याद आ रही हैं चीजें? Yes, sir. ड्यूरिंग द टेनेंसी वो मना नहीं कर सकता, लेकिन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द टेनेंसी ही कैन से दैट इज नॉट अ ऑनर। तो बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा टेनेंट पे कि ये ऑनर नहीं है, या टेनेंट नहीं कोई और भी इंसान के वो ऑनर नहीं है, क्योंकि मैं ऑनर हूँ, मैं एडवर्स पोजीशन में रह रहा हूँ 12 साल से। ठीक है, तो उस इंसान पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। अब ये कुछ थोड़े से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजेक्शन वेयर वन पार्टी इज इन अ रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। ऊपर से पढ़ लीजिएगा, बहुत है, इतना ही आएगा, इसमें अंदर से क्या आएगा, अंदर भी यही बात लिखी है। ठीक है, द गुड फेथ ऑफ द सेल बाय द क्लाइंट टू द अटॉर्नी। अब जैसे गुड फेथ, अब क्लाइंट जो अटॉर्नी है, जो क्लाइंट की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता ना, लेकिन अगर वो खरीद लेता है तो सिद्ध करना पड़ेगा मैंने तो प्रॉपर अमाउंट दिया था। ठीक है, मैंने तो प्रॉपर अमाउंट दिया है और उसने बहुत ही शांति से मेरे को दिए, मैंने कोई उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया। प्रेजम्पशन एज टू सर्टेन फैक्ट्स बेकार है, छोड़ दीजिए। वैसे डिस्टर्ब्ड एरिया वगैरह वाली बातें छोड़ सकते हैं, हटाइए, काटा ही मार देते हैं। बर्डन एज टू, अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको तो ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। देखो कोई भी ड्यूरिंग द मैरिज अगर बच्चा पैदा होता है
ड्यूरिंग द मैरिज, जब मैरिज सब्सिस्ट कर रही है तो बच्चा किसका होगा? पेरेंट्स का होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर शादी डिसॉल्व हो गई है, शादी डिसॉल्व हो गई है, डिसॉल्व होने के कितने दिन बाद? 280 दिन में बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा किसका कहलाएगा? कंक्लूसिव प्रूव होगा कि उन्हीं पेरेंट्स का होगा, प्रोवाइडेड पार्टी कैन प्रूव इट कि दे हैव नॉन एक्सेस, पार्टी कैन प्रूव इट नॉन एक्सेस। एम आई राइट? वासुदेव वडवायक भी केस इसमें ध्यान रख लेना, इतना काफी काम चल जाएगा। प्रूफ ऑफ सेसेशन ऑफ द टेरिटरी, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ सेक्शन याद रखिएगा कौन सी बात कहां पर है, सुपरफिशियली पढ़ना पड़ेगा। Presumption as to abatement of the suicide, presumption as to abatement of suicide within the 7 years of the marriage का presumption यहाँ पर है। 7 साल के अंदर अगर कोई लेडी सुसाइड कर लेती है, उससे पहले उसके साथ क्रूरल्टी भी की गई थी, तो ये माना जाएगा कि हाँ उसने सुसाइड की है और उस लोगों ने अबेट किया होगा। Presumption as to dowry death, dowry death का भी presumption है, soon before her death she was subjected to the cruelty, has to be read with along with the 304B of IPC, 304B के साथ इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इजी सा है, कर ही लोगे। क्रुएलिटी क्या होती है? क्रुएलिटी की एक्सप्लेनेशन दे रखी है 498A में। हाँ जी, क्या लिखा है 498 में एक्सप्लेनेशन में? सर विलफुल कंडक्ट एंड हरासमेंट। हाँ जी, वो सारा ध्यान रखना आप। ना कोर्ट में प्रेज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ दिस सर्टेन फैक्ट, कोर्ट के अंदाजा लगाइए कि ऐसी चीजें हुई होंगी। 114 सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ पॉइंटर्स आप और नोट कर लीजिए पॉइंटर्स। एक तो आप याद करेंगे इसका ए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चोरी का सामान अगर मेरे पास मिलता है तो एकदम पुलिस आ जाती है घर पे, मैं आंसरेबल नहीं दे पा रहा हूँ, तो कोर्ट क्या प्रेज्यूम करेगी? या तो मैं खुद चोर हूँ या चोरी का सामान मैंने खरीदा है। ए इज इंपॉर्टेंट। बी तो सुपर इंपॉर्टेंट, लेकिन मेंस के पर्पज से, लेकिन अभी भी पूछा जा सकता है। एन एप्लीकेशन इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, कंप्लाई, सॉरी नॉट एप्लीकेशन, कंप्लाइज इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, मतलब कंप्लाई जो है उसको 133 के साथ पढ़ना है आपको। कंप्लाइज इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, लेकिन फिर भी कोर्ट कॉर्पोरेट कर लेगी, ठीक है। इसमें अब आप क्या पढ़ सकते हैं? और इसमें ABCD जो आई तक दे रखा है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, एक H जरूर पढ़ लेना। अगर एक आदमी रिफ्यूज करता है कि मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, तो एडवर्स इन्फ्लुएंस लगेगा, ठीक है। अरे एक नदी वैसे चलती आ रही थी तो उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया, ये आते नहीं है वैसे, ये वाला आप ये 4 पढ़ लीजिए, काफी रहेगा। ओके, 114A बहुत इंपॉर्टेंट है। presumption as to the absence of the consent in the case of prosecution of the rape, अगर उस लेडी पे कोई मामला चला है तो ये माना ही जाएगा कि it would be shall presume होगा कि she might not have given a consent, उसने consent नहीं दी होगी, कोर्ट shall presume नहीं दी होगी in the case of rape। कब ऐड हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 2013 में ही हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। एस्टॉपल क्या होता है? कोई इंसान अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि उसकी बात भी तो मैंने रिएक्ट किया था, पीछे हट रहा है, बड़ा बेकार आदमी है, तो कानून भी मना करता है एस्टॉपल। प्रोमिसरी एस्टॉपल हमने इसमें पढ़ा था, जिस इंसान ने प्रॉमिस किया बाद में अपनी बात से पीछे हट रहा है। केस याद होगा, गौरी मोहम्मद का केस याद है? हाँ जी, अब कहोगे सर ये क्या बोल दिया, समझ ही नहीं आया। कौन बता सकता है गौरी मोहम्मद क्या है? ये हाँ जी, यामिनी आर यू देयर? यस सर। अर्चना, गौरी मोहम्मद फैक्ट्स याद नहीं आ रहे। यस सर, केस का नाम तो याद होगा, केस का नाम सुना है? पहली बार सुन लिया, या गजनी सुना है बस, या मोहम्मद गौरी सुना है? अरे गौरी मोहम्मद कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था। यस सर। कॉन्ट्रैक्ट में वो कहता है हाँ कि मैं सब्सक्रिप्शन दूंगा, तुम मंदिर बनवाना स्टार्ट करो, यस सर, हाँ। वापस हट जाएगा, सब्सक्रिप्शन से मना कर लेगा क्या? अगर कंसिडरेशन पर उसने काम शुरू कर दिया होगा तो नहीं हट पाएगा। हाँ जी भाई, इतना है तो यही तो याद रखना है दिमाग में। अगर उसने उसके कहने पे काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर मंदिर ऑलरेडी काम हो रखा था, सिर्फ तब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके कहने पे तो उसने कॉन्ट्रैक्टर को बोला चलाई बनाइए मंदिर, हमारे पास कई लोग आ गए हैं जो सब्सक्राइब करेंगे। गौरी मोहम्मद का केस है, इंपॉर्टेंट है। 16 एस्टॉपल ऑफ द टीनेंट बता चुका हूँ। टीनेंट जब वो अपना टीनेंट लाइसेंस मना नहीं कर सकते कि भाई मेरे को जिस
आपको जिसने कब्जे में बैठाया आप उसी के पीछे चल रहे हैं, उसको आप मना नहीं कर सकते कि ये ऑनर नहीं है। ऐसे ही एक्स्ट्रापल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल और एक्सचेंज ऑफ द बेली और लाइसेंसी, याद रख लीजिएगा। चलते हैं आगे। ना हु में टेस्टिफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है क्या? अच्छा, एविडेंस आपको अच्छे से आता है, लोग आप कॉन्फिडेंट है एविडेंस को लेके? हाँ जी, सर इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि सर वैसे तो पूरा समझ आ जाता है, लेकिन ये पेपर के टाइम पे क्या होता है कि वो एक वर्ड्स को भी है ना एम्फोसाइज करके जब दे देते हैं तो नॉट, आर, इज, एम मतलब ऐसे कर देते हैं, तब वहां दिक्कत हो जाती है। बाकी तो एविडेंस में यस सर, जैसे क्वेश्चंस एविडेंस लिए तो थे वैसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इजी चलो है, मैं लेकिन देखता हूँ क्वेश्चन आपसे, मैं आपसे पूछूंगा आपके कितने कितने। मेरे को लगता नहीं है आपका एक आध भी गलत होगा, इतना डाउट में मत रहा करो चीजों। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस। देखो एक चीज बताऊं, अगर 15 क्वेश्चन है ना तो 15 में से 15 भी करने वाले हैं, ठीक, और 15 में से 13 भी कर देते तो भी ठीक है। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता। 12-13 भी होते ना तो बहुत अच्छे फिगर्स हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे तो गलती करेंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि एविडेंस में एक भी गलती ना हो जाती है गलती, लेकिन एविडेंस में आप 15 भी ठीक कर सकते हैं इजीली। और आपने अभी दिया भी एक सीबीआई का पेपर, तो अच्छे मार्क्स हैं आपके, 110 के आसपास, 120 में से अगर कर रहे हैं तो एविडेंस तो था ही उसमें। चलिए, गलतियां होंगी नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर सेक्सुअल एम क्या कुछ क्या बोलते हैं सो केस लॉस पूछ लिए तो शायद गड़बड़ थोड़ी बहुत हो सकती है, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। विटनेस बहुत बड़ा चैप्टर है, 118 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है यामिनी? हाँ जी, सर क्या चीज? विटनेस का ये चैप्टर कहाँ खत्म होता है? 134 134, 135 से क्या वन स्टार्ट होगा? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। 3 चैप्टर बचे हैं हमारे, ठीक है, 9, 10, 11, 118 टू 134 विटनेस। विटनेस कौन होगा, उसका प्रोसेस क्या है, 135 से लेके 66, और लास्ट में तो कुछ है ही नहीं, वो ट्रायल की बात करता है। गलत एविडेंस हो गए, गलत एडमिशन हो गए तो ट्रायल खारिज नहीं होगा, 167 खत्म। ओके, चलो, हु मे टेस्टिफाई, हु मे टेस्टिफाई, हु कैन बी अ विटनेस? विटनेस कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है, मैं, आप, बच्चा, कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर चाइल्ड विटनेस होगा तो उसको थोड़ा हमें सावधानी से देखना होगा। एक लुनैटिक भी हो सकता है, एक पागल भी हो सकता है, लेकिन जब वो सही होगा, वो समझ सकता है क्वेश्चन को, रेशनल आंसर दे सकता है, तब वो विटनेस हो सकता है। एक्सट्रीम ओल्ड एज भी हो सकता है, डिसीज भी हो सकता है, और जो बीमारी से ग्रसित है वो भी हो सकता है। एक बार गो थ्रू कर लेना कीवर्ड्स, डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। टेंडर ईयर्स का भी हो सकता है, एक्सट्रीम ओल्ड एज वाला भी हो सकता है, डिसीज भी हो, डिसीज नॉट डिसीज, अब जो मर चुका है वो तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। लुनाटिक भी हो सकता है विटनेस, चाइल्ड विटनेस भी हो सकता है, बट कोर्ट को थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा चाइल्ड विटनेस को कंसीडर करते हुए। डॉग भी हो सकता है विटनेस, स्नीफर डॉग भी विटनेस हो सकता है। नाउ विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, यहाँ पे एक लैंग्वेज चेंज की गई थी तो इसको हम कंसीडर करेंगे, इसको ओरल विटनेस मानेंगे। नाउ ये 2013 में ही हुआ था चेंज, पहले था डम्ड विटनेस था, नहीं डम, गंदा सा वर्ड लग रहा था, हटा दिया। पार्टीज टू द सिविल सूट, भाई एक पार्टीज में जैसे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, कई सारे प्लेंटिफ भी हो सकते हैं, कई सारे डिफेंडेंट, तो ये आपस में विटनेस भी हो सकते हैं एक दूसरे के। एंड देयर वाइफ्स, और इनकी बीवियां, प्लेंटिफ की बीवी, डिफेंडेंट की बीवी भी विटनेस हो सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हस्बैंड और वाइफ भी विटनेस हो सकते हैं अंडर द क्रिमिनल ट्रायल, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ, लेकिन वो इसमें पढ़ेंगे हम 122 में। कम्युनिकेशन में ड्यूरिंग मैरिज, शादी के दौरान जो बातें की गई होंगी उसको डिस्क्लोज कोर्ट करने के लिए नहीं कहती है, इसलिए नहीं कहती है क्योंकि पता चला शादी के दौरान जो बातें की गई अगर कोर्ट उनको खुलवाएगी तो बाद में हस्बैंड अपनी वाइफ को कभी नहीं रखेगा अपने खिलाफ, है ना, अगर उसने कुछ बोल दिया तो बेटर है कि उनको कॉन्फिडेंसली रहने दिया जाए, छेड़ा ना जाए ज्यादा चीजों को। ऐसे ही जज और मजिस्ट्रेट कैन बी अ विटनेस, जजेस जो है अपने सुपीरियर कोर्ट से परमिशन लेके विटनेस बन सकते हैं, बट अगर उनके सामने जो चीजें हुई है तो क्या जज की तब उस सिचुएशन में परमिशन चाहिए होगी? कौन सी सिचुएशन में जजेस को परमिशन की जरूरत नहीं होगी? हाँ जी, यहाँ सर नहीं बताइए। हाँ जी, उसके सेकंड पार्ट में है ना, जब जब कुछ इंसिडेंट उसके सामने हुआ हो तब
नहीं जरूरत पड़ेगी। Sir, for his own conduct or for the matters which came to his knowledge while he was acting as a judge, उन matters में with मतलब उसे compel नहीं किया जा सकता judge को to be a witness. लेकिन for matters जो उसके सामने था नहीं, confuse हो गई। चलो कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए सुनिए, नॉलेज एंड प्रेजेंस वाली बात में नहीं उसको जरूरत वो पड़ेगी। जज और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट, उन परिस्थितियों को छोड़कर, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट, यानी स्पेशल ऑर्डर चाहिए होगा कोर्ट का, तब उसको बुलाया जाएगा विटनेस के लिए, टू विच इज सबऑर्डिनेट, अब गौर सी बात है सुपीरियर कोर्ट से उसकी ऊपर जो वहां से परमिशन मिलेगी, बी कंपेल टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट। ठीक है, as to his own conduct as such judge or magistrate, or as to anything which came to his knowledge in the court as such judge or magistrate, but he may be examined as to other matter which occurred in his presence while he was so doing acting। देखिए इसमें ये कहता है, पहली चीज तो नो जज और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट, इन परिस्थितियों में जो भी मैंने आपको बताया उसमें तो कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी, किसकी, उसके ऊपर वाली कोर्ट से परमिशन लेगी, देन ओनली ही कैन बी अ विटनेस। बट कब जरूरत नहीं होगी, ये लिखा है बट ही मे बी एग्जामिन, नो जज और मजिस्ट्रेट शेल एक्सेप्ट, लेकिन कब, ही मे बी एग्जामिन एज टू अदर मैटर विच अकर्ड इन हिज प्रेजेंस, जो उसके सामने हो रहे हैं उनके लिए उसे विटनेस बनाया जा सकता है, जो उसके सामने हुए हैं, जो उसके सामने हुए हैं उसके लिए उसको विटनेस बनाया जा सकता है। लेकिन जज को उस बात के लिए अगर आपको विटनेस बनाना है कि जज का कंडक्ट ठीक नहीं था हमारे लिए, हमारे प्रति, तो आपको परमिशन लेनी होगी, he can be a witness only with the order of the superior court। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखिएगा, इजी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड क्योंकि इस मामले में जब उसके सामने कुछ घटना घटी, सामने एक बंदे ने रिवॉल्वर निकाल के मार दिया, तो इसमें तो वो विटनेस बन सकता है ना, इसमें तो विटनेस बन सकता है। इसमें क्या कोर्ट से परमिशन लेंगे, कोर्ट में तब परमिशन मांगे जा रहे जब उसके कंडक्ट पे ही सवाल उठ गया है। ठीक है, his own conduct in the court as such judge or magistrate। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन मेड इन गुड, कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग मैरिज नहीं होगी कंपेल, कब की जा सकती है, अब एक हस्बैंड ने ही केस कर दिया अपनी वाइफ पे, या वाइफ ने हस्बैंड में, तब तो देना पड़ेगा, अंदर की बातें तब तो खोलनी पड़ेगी, ये मेरे को मारता है, ये पीटती है, ठीक है, या इसका अफेयर किसी और से है, इसने बात मेरे साथ एडमिट करी थी, तब तो खोलना पड़ेगा। Now evidence as to affair of the state, it has to be read with along with the 162 के साथ पढ़ लेना इसको एक बार। भाई कुछ कई सारी चीजें होती है जो कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट कहती है प्रोड्यूस कीजिए, लेट मी सी। भाई राफेल नडाल की जो डील हुई थी उस बात को भी तो खोला जाएगा, नहीं तो एग्जीक्यूटिव तो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात जाने नहीं देंगे, हर चीज को कह देंगे कॉन्फिडेंशियल है, हम नहीं खोलेंगे। ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी डिस्क्लोज नहीं होती है। ठीक है, ये पढ़ लेना, ऊपर से आते हैं इसमें से क्वेश्चन में से 124 ऊपर से आता है। इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, इंफॉर्मेशन, अब जो जिस लोगों ने इंफॉर्मेशन दी है, जैसे मुखबिर जो होते हैं उनका नाम नहीं बताया जाएगा, तुम्हें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है, पुलिस भी नहीं बताएगी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली, मुखबिर होते हैं, इन्फॉर्मर्स होते हैं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इसको आप 29 के रेफरेंस में पढ़ लीजिएगा। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, लाइक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लेडर जो अपनी क्लाइंट की बातों को नहीं डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ड्यूरिंग जब उसको सर्विसेज ली हैं फॉर द पास्ट एक्ट, वो डिस्क्लोज नहीं होगी। लेकिन एक क्लाइंट आता है कि जनाब मैं वकील साहब मैं एक फॉर्जरी करने जा रहा हूँ, बताइए कैसे करूँ, तो वो डिस्क्लोज हो जाएगी। सेक्शन 126 टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स एक्सेट्रा, उसके जो क्लर्क वगैरह होते हैं, कोर्ट ऑफिस जो आई मीन कोर्ट ऑफिस नहीं, वकील साहब के जो अदर असिस्टेंट्स होंगे वो भी बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। प्रिविलेज नॉट वेव बाय वॉलंटरिंग एविडेंस, प्रिविलेज नॉट वेव बाय द वॉलंटरिंग एविडेंस, अगर वो कह रहा है कि हाँ ठीक है मैं वेव कर रहा हूँ ये राइट, इसका मतलब ये नहीं तब भी बातें खोल दी जाए, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। 129 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद द लीगल एडवाइजर, ऐसे ही यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड याद कर लीजिएगा, लीगल एडवाइजर के साथ भी वो अपनी बातें नहीं खोलेगा। ठीक है, ना ही क्लाइंट खोलेगा, ना ही वो legal advisor खोलेगा। No one shall be compelled to disclose to the court any confidential communication which has taken place between him and his legal professional advisor। 130 protection of the title of the witness not a party, leave it। 132 देखते सीधा,
विटनेस नॉट टू, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन द ग्राउंड, आंसर विल इनकमिनेट। I mean the witness cannot be compelled to be a witness against himself, लेकिन अगर विटनेस अगर कुछ बात खोलेगा तो खुद ही फंस जाएगा। उस फंसने की वजह से, उस बात के खोलने की वजह से अगर वो फंस रहा है तो उसके लिए उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, ना ही उसको उसके लिए क्या किया जाएगा उसको। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, that it will expose or tend directly or indirectly to expose to such witness to a penalty of forfeiture of any kind। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इसका प्रोवाइजो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोवाइडेड एंड नो सच आंसर, अगर वो कोई आंसर देता है, उसे पता है कि मैं इस बात का विटनेस, मैं खुद कोर्ट में विटनेस बनने आया हूँ, पता चला मैं आंसर दूंगा तो मैं खुद ही फंस जाऊंगा, तो जो उसके फंसने की बात आएगी तो उसको प्रोटेक्ट किया गया है। प्रोवाइडेड नो सच आंसर विच अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव shall subject him to any arrest, उसको कोई अरेस्ट नहीं होगा, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा अगर वो बात बता रहा है लेकिन खुद भी फंस रहा है। और भी proved against him in any criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such answer। लेकिन अगर उसने आके कोर्ट में झूठी गवाही दी तो उस पर केस चल जाएगा झूठी गवाही का, ठीक है, परजरी बोलते हैं। ओके, नाउ देन वी हैव accomplice, मैं बात कर चुका हूँ, accomplice is a worthy of, I mean accomplice is a competent witness, ये विटनेस दे सकता है। नंबर ऑफ विटनेस कितने होंगे, किसी भी मामले को सिद्ध करने के लिए कम से कम एक विटनेस तो चाहिए। किसी मामले में 200 विटनेस है तो 200 की जरूरत नहीं होती है, कोर्ट जितने पे रिलाई करेगा काफी रहेगा। ऑर्डर क्या रहता है, जनरली ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस किस तरीके से होगा, दैट द ऑर्डर इन विच द विटनेस आर प्रोड्यूस एंड एग्जामिन शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ। कानून हमारे पास ऑलरेडी है तो उस हिसाब से होता है। जनरली कैसे होता है, सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर होगा क्रॉस, फिर होगा अगर जरूरत पड़ी तो री हो जाएगा। जजेस टू डिसाइड एज में एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, बहुत सारे एविडेंस हम लेके आएंगे, उठपटांग बातें भी करेंगे कोर्ट में, तो कोर्ट को ये देखना है जो आप रिलेवेंट एविडेंस लेके आ रहे हैं उनको एडमिसिबल है या नहीं, इंपॉर्टेंट रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है गाइस। नाउ देन वी हैव एग्जामिनेशन, ये ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, ये एग्जामिनेशन प्रोसेस है, री एग्जामिनेशन क्या होता है उसके बारे में, इसका ऑर्डर ये हो गया, ठीक है। कोर्ट को जरूरत पड़ती है तो री एग्जामिनेशन कराता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में कम होता है। री एग्जामिनेशन में एक बात जरूर याद रख लेना, the re-examination shall be direct to the explanation of the matter referred to in a cross examination। re-examination में नई बात आएगी क्या, क्या नई बात आएगी, नहीं आएगी। किस बात के लिए होता है री-एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ बातें जो रह गई उसको बताने के लिए होगा। इज दैट क्लियर, पढ़ लेना एक बार। विटनेस टू करेक्टर सीधा ऊपर ऊपर से याद रखिए। लीडिंग क्वेश्चन 100% क्वेश्चन बनता है यहाँ से, लीडिंग क्वेश्चन विच इज सजेस्टिंग द आंसर, जिसमें आंसर ही छुपा है। मैं चाहता हूँ कि आप ये बात कह दे, बस रिकॉर्ड पे आ जाए एक बार, काम बन जाएगा मेरा। तो वो जो चीजें होंगी वो बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो, ठीक है। नाउ देन व्हेन दे मे नॉट बी, कब नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल ऊपर से याद रख लीजिएगा। एंड व्हेन दे मे बी आस्क्ड, ये पूछा जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आपसे लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग, दैट्स नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्रॉस एग्जामिनेशन, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्राडिक्शन का प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन एक बार तो आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। और विटनेस में भी क्रॉस एग्जामिन्ड as to the previous statement made by him in writing, इसने पहले अपने लिखित में कुछ बात कही थी, मेरे को इसको ही क्रॉस करना है विटनेस को, और reduce into writing and relevant to the matter in the question without such writing being shown to him। बार बार आता है विदाउट फिगर दिखाए होता है इसको, ठीक है, विदाउट शोइंग और बीइंग प्रूव्ड, विदाउट शोइंग और बीइंग प्रूव्ड। But if it is intended to contradict him by writing in his attention, must before the writing can be proved be called to those parts of the it which are to be used for the purpose of contradicting him। But इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको ना विदाउट शोइंग, उसको दिखाएंगे थोड़ी ना, उसकी पुरानी बात उसको दिखा देंगे तो पढ़ के वो तो वही बात कह देगा। तो क्रॉस एग्जामिनेशन कॉन्ट्राडिक्शन में कैसे किया जाएगा, विदाउट शोइंग, विदाउट बीइंग प्रूविंग इट। चलिए आगे चलते हैं। 146 ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी तीनों बातें जो लिखे हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन लॉफुल इन अ क्रॉस एग्जामिनेशन, क्या क्या पूछे जा सकते हैं। टेस्ट इज वेरासिटी, वो कितना ईमानदार आदमी है, बिल्कुल पूछेंगे भाई, जो विटनेस कोर्ट में आ रहा है, पता चला कोई कुख्यात अपराधी आ रहा है, अपराधी, ठीक है, बैड कैरेक्टर का आदमी है, तो उसकी विटनेस को कमजोर करेंगे ना, वीक करेंगे, तो पहले पूछेंगे आप क्या करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं ताकि उसकी विटनेस को
जो आया है हम ये जांच पड़ताल कर सके ये सही भी बोलेगा नहीं बोलेगा। तो 146 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोवाइजो। हम ये नहीं पूछ सकते किसी लड़की से इन द ड्यूरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रेप वेप के मामले में क्या क्या आपने कभी पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, ये क्या बात हुई, ये नहीं पूछ सकते हम। ठीक है, फालतू की बकवास नहीं करेंगे हम। 147 विटनेस व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, इसको रिलेट करना 132 से। ठीक है, कब दबाव डाला जा सकता है। Okay, now 148 court to decide when the question shall be asked and when witness can be compelled to, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यहाँ पे भी। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं प्रॉपर क्वेश्चन, कुछ ऐसे होते हैं इम्प्रॉपर क्वेश्चन। क्या आप डकैत हैं, ये क्या बात हुई, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन है ना उस बात के लिए तो मैं पूछूंगा। कोई डकैत अगर वो करता है डकैती उसने डाली है तो पूछूंगा ना, लेकिन इंद्रजीत से अगर कोई पूछे कि आप डकैत है तो उसके वहीं पे रोक दिया जाएगा, कोर्ट रोक देगा। दिस इज नॉट अ प्रॉपर क्वेश्चन। कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड, अब कौन सी बात है जब कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, गवाहियां चल रही है, तो कोर्ट को भी तो डेकोरम बना के रखना है ना, तो कोर्ट को बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं पूछी जानी चाहिए। ओके, एक बार गो थ्रू कर लेना, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सब जरूर, इलस्ट्रेशन जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। Now 150, the process of the court in the case of the question being asked without reasonable ground, जो भी आप बात पूछ रहे हैं उसके पे कोई रीजनेबल ग्राउंड तो हो, अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो कोर्ट मना कर देगा। नाउ इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन, फालतू की बातें पूछ रहे हैं, कोई प्रोसिक्यूशन हो रहा है, हमें द क्रॉस एग्जामिनेशन में भी उठ पटांग बात पूछ रहे हैं, तो वो चीजें रोकनी जानी चाहिए। ठीक है, इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जिससे सामने वाले की विटनेस की आप इंसल्ट कर रहे हैं या उसे पीड़ा में डाल रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोनों चीजें। Now exclusion of the evidence to contradict answer to the question to test its veracity, 153, that's not too much important, लेकिन एक बार जरूर रीड करना चाहिए आपको। इसमें ठीक है, ये कहता है exclusion of evidence to contradict answer to the question testing veracity when a witness has been asked and has answered any question which is relevant to the inquiry only insofar as it tends to shake his credit by the injuring his character, no evidence shall be given to contradict him। देखो कई बार क्या होता है, वो कुछ अगर बात कह रहा है, एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर विटनेस कोई झूठ बोल रहा है, विटनेस अगर झूठ बोल रहा है तो क्या उस झूठ बोलने को साबित वहीं किया जाएगा, उसी के केस में किया जाएगा कि जनाब ने ये झूठ बोल रहा है, तो इस बात को एक काम करते हैं, अब इस बात को सिद्ध करते हैं झूठ बोल रहा है। क्या ऐसा होता है? नो सर, separate proceedings। हम बिल्कुल डायरेक्शन से भटक जाएंगे। बात चल रही होगी XYZ केस की, बात चलेगी कि भाई उसमें विटनेस आया था C, उसने गलत गवाही दी, चलो उधर चलते हैं, जिंदगी भर केस खत्म नहीं होगा। तो बेटर है कन्फाइन करना पड़ेगा हमें। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्रडिक्ट आंसर टू द क्वेश्चन टेस्टिंग वेरासिटी, याद हो गया? एक्सक्लूजन लिखा है ना? यस सर। बस 154 तो इजी है। क्वेश्चन बाय पार्टी इज ऑन विटनेस, क्या कोई अपनी पार्टी को ही, आई मीन अपने ही विटनेस को मैंने बुलाया, उसको क्वेश्चन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, जब वो हॉस्टाइल हो जाएगी, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। हॉस्टाइल विटनेस, इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस, ये जनाब ये जो विटनेस है ना कोर्ट में ठीक नहीं है, ये पहले भी झूठी गवाही दे चुका है। ठीक है, इतना ही तो लिखा है इसमें, लेकिन अंदर से जरूर पढ़ना है इसको आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस इंसान को ब्राइब दी है, वो ऑलरेडी ब्राइब के बारे में ऑफर एक्सेप्ट कर चुका है, जो कुछ कहेगा वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अनवर्दी ऑफ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 156 पे आते हैं, क्वेश्चन रिलेटिंग टू द कॉरपोरेशन ऑफ एविडेंस, क्वेश्चन टेंडिंग टू कॉरपोरेट एविडेंस ऑफ द रिलेवेंट फैक्ट। कुछ चीजों को जब कॉरपोरेट किया जाना है तो वो अपने आप में रिलेवेंट होगा ही होगा। 157 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 156 में तो ऐसी कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है नहीं। 157, भाई पहले भी उसने ये बात कही थी, अब भी ये बात कही, तो इस बात को सही इंसान है तो सही बात कह रहा है रेगुलरली, whenever is been called before the court। FIR में भी यही गई थी, 164 में भी यही गई थी, और कोर्ट के सामने भी। और जनरली हम बोलते हैं भी है, बीइंग अ वकील के भी अपनी FIR को तो रट लीजिए जब आप एविडेंस देने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 158, what matter may be proved in connection with the proved statement under 132, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। रिफ्रेशिंग मेमोरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन याद कीजिएगा। रिफ्रेशिंग मेमोरी
बहुत बहुत समय के बाद पुलिस वाले जो होते हैं वो भूल जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उनको अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए चाहिए होता है, देख के बता देंगे कोर्ट को कि हाँ जनाब इस तारीख को हमने ये चीज की थी। 160 नॉट रिलेवेंट, 161 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 162 एक बार जरूर देख लेना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 163 लीव इट, 164 लीव इट, 165 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जज साहब जो किसी भी टाइम किसी पार्टी से जो भी दिख रहा है, चाहे वो विटनेस हो, चाहे वो अक्यूज हो, चाहे वो विक्टिम हो, कुछ भी क्वेश्चन किसी भी टाइम विदाउट एनी वार्निंग दिए पूछ सकते हैं। वार्निंग वर्ड यूज नहीं हुआ है लेकिन पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड देन 166 तो खत्म ही हो चुका है, जूरी एसएसआर खत्म हो चुका है नानावती केस के बाद से, ठीक है। रुस्तम मूवी देख लेना एक बार। एंड द लास्ट वन इज कोई नया ट्रायल नहीं चलेगा, अगर कोई एडमिशन कोई इम्प्रॉपर हो गया है या रिजेक्शन ऑफ एविडेंस कोर्ट ने कर दिया है तो देयर विल वोंट बी एनी न्यू ट्रायल। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर, जिसमें हमने पूरे कंप्लीट एविडेंस एक्ट किया, प्रोबेबली आई गेस 1.5 आवर में। आई होप एक रिवीजन आपको हो गया होगा, दिमाग में कुछ चीजें जो शायद स्किप हो गई होंगी फॉर द टाइम बिंग याद दोबारा आ गई होंगी। इज इट फ्रूटफुल फॉर यू? यस सर। हाँ जी, यस सर। कुछ तो चीजें याद आई होंगी, इतना कुछ तो किया है। बेरेक भी साथ में ही थी तो हाँ जी तरह। ठीक है, चलो गाइस, तो कल हम करेंगे एक बार आईपीसी पे देख लेंगे, 511 सेक्शन कर जाएंगे, 2 घंटे में कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, चलो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद कल।